बढ़िया, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है बेटा। हाँ जी, चलो तो आज बेटा इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर में जो चीज बच गई है उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। चल तो बेटा अब इस अध्याय में क्या बच गया? एक तो बच गया क्या, मानव विकास। एक क्या बच गया है, मानव विकास, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या बच गया है, एक टॉपिक बच गया जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हमारे पास दो टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर में। एक बच रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भू वैज्ञानिक समय मापक्रम, एक तो ये बच गया है, और एक रह गया मानव विकास। तो जल्दी से खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, अपना जो क्लास होगी उसी क्लास में आज की आज में खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या होता है जीटीएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीटीएस। क्या होता है जीटीएस? कि पृथ्वी जब से बनी है, यानी पृथ्वी की ऑरिजिन जब से हुआ है, उत्पत्ति जब से हुई है, तब से लेकर अब तक का समय जो है, उस पूरे समय को हमने क्या बोला है, जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बताओ इतनी सी बात समझ में? क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पर, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पर बोला पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है, कब हुई थी? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का जो टोटल टाइम जो है, टोटल समय जो है, उस समय को हमने क्या बोला है, जीटीएस बोला है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सी बात थी। पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई है 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है, तब से लेकर अब तक का समय जो है उसको हमने बोला क्या, जीटीएस, ठीक है। अब ये कल मैंने जाते जाते आपको बताया था कि इतने लंबा जो समय जो है, इतना लंबा जो समय जो होगा, उस इतने लंबे समय को हम बांटेंगे किसमें बांटा हमने, महाकल्पों में। किसमें बांटा? महाकल्प में। क्या? एरा में। क्या इतना लंबा समय जो था पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अब तक का जो समय जो है, टोटल टाइम जो है, उसको हम बांटेंगे किसमें बांटेंगे सर? इतने लंबे समय को हमने बांटा है, किसमें बांटा है? महाकल्पों में। कितने महाकल्पों में? 6 महाकल्पों में। कितने महाकल्प हैं? 6 महाकल्प हैं। उनका नाम याद रखना, बिल्कुल याद रखना, कौन कौन सा भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 1 साल का समय है, हाँ सर। अब 1 साल के समय को हमने बांटा किसमें बांटा? महीनों। कितने महीनों में? 12 महीनों। फिर प्रत्येक महीने को हमने बांटा किसमें? दिन में। कितने दिन में? 30 से लेकर 31 दिन में या 29 दिन में फरवरी के। फिर प्रत्येक दिन को हमने बांटा किसमें? आवर्स में, 24 घंटे में। फिर 1 घंटे को हमने बांटा किसमें? मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 60 मिनट्स में। फिर 1 मिनट को हमने डिवाइड बांटा किसमें? सेकंड्स में। कितने में? 60 सेकंड्स में। उसी तरीके से ये जो महाकल्प जो है, ये बटा हुआ है, ये बना हुआ है किससे? कल्पों से। महाकल्प किससे बना हुआ है? कल्पों से, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कल्प जो है, ये बटे हुए हैं किसमें? युग में, जिसको हम बोलते हैं इपॉक, EPOCH। तो इतनी सी बात समझनी थी क्या कि भैया इतना लंबा समय जो था, कितना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक का जो समय जो है, ये पूरा समय जो है, इस समय को हमने 6 महाकल्पों में बांटा है। और महाकल्प किससे बने हुए हैं? कल्पों से। और कल्प किससे बने हुए हैं? युगों से बने हुए हैं। यानी एरा किससे बना हुआ है? पीरियड से। और पीरियड किससे बने हुए हैं? इपॉक से बने हुए हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या चल नहीं रहा है? क्या रिलोड करिए, रिलोड पर क्लिक करिए वापस, बुलाना उसको। आगे आगे आगे। हाँ जी, चल रही है बेटा, क्लास चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक बार वापस से सुन लीजिए बेटा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जो बच्चे लेट आए हैं वापस से सुन लीजिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जिसमें एक मानव विकास टॉपिक रहेगा, चौथा भाग इस चैप्टर का, ये कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ क्या रहेगा? ये टॉपिक रहेगा कौन सा? जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भू वैज्ञानिक समय मापक्रम। क्या है ये? हमने सीधा सीधा बोला मेरे भाई, पृथ्वी जब उत्पन्न हुई है, कितने वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई है? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। यानी तब से लेकर अब तक का जो समय जो है, टोटल समय कितना हो गया? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। 4.5 बिलियन वर्ष नहीं होगा भाई, पृथ्वी कितने साल पहले हुई सर? 450 करोड़, जिसको हमने 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व लिख दिया। तब से लेकर अब तक का समय कितना हो गया? 4.5 बिलियन वर्ष हो गए। अब इतने लंबे वर्ष को हमने बांटा है, किसमें बांटा है सर? महाकल्पों में। महाकल्प किससे बने हुए? कल्प से। कल्प किससे बने हुए? युग से। जैसे वर्ष, एक साल किससे बना होता है सर? महीनों से बना होता है, 12 महीनों से। एक महीना किससे बना होता है? दिन से बना होता है ना। उसी प्रकार महाकल्प किससे बने हुए हैं? कल्पों से। और कल्प किससे बने हुए हैं? युगों से बने हुए हैं। इतनी सी बात समझनी थी। डंडन डंडन आइएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, जल्दी से फिनिश करेंगे। देखिएगा हेडिंग डाल के यहाँ पर भू वैज्ञानिक समय मापक्रम, जिसको हमने बोला जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस, ठीक है। वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा मेरे साथ साथ। देखिए यह पृथ्वी पर कार्बनिक विकास के इतिहास का एक कालानुक्रमिक पैमाना है। यानी इस पृथ्वी पर जो विकास हुआ है, ठीक है, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर अब तक जो विकास हुआ है, उसको हमने इस रूप में दर्शाया है। किस रूप में? एक समय के रूप में बताया है, जिसको हमने बोला जीटीएस। क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद किस समय? 4.5 बिलियन वर्ष को हमने 6 महाकल्पों में बांटा है। डन, यही चीज मैंने आपको बोली। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तब से लेकर अब तक का जो समय जो है, उसको हमने क्या बोला कि 6 महाकल्प हुए हैं, ठीक है। कुछ महाकल्पों को, सभी को नहीं, याद रखना, कुछ महाकल्पों को आगे कल्पों में बांटा गया है। कुछ महाकल्पों को, वर्ड पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कुछ महाकल्पों को आगे किसमें बांटा? कल्पों में बांटा, यानी पीरियड्स में बांट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जबकि वर्तमान महाकल्प के कल्पों को भी छोटे छोटे कालखंडों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? युग बोलते हैं। यानी कल्प किससे बने हुए हैं? युग से। महाकल्प किससे बना हुआ है? कल्पों से। महाकल्प, कल्प और युग। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना सा बिंदु? क्या एरा किससे बने हुए? पीरियड से। पीरियड किससे बने हुए? इपॉक से बने हुए। डन, चले आगे, आइएगा आगे। अब ऐसा हुआ क्यों सर? ये आपने 6 भागों में क्यों बांटा है? किस बेसिस पर आपने 6 भागों में बांट दिया? अब देखिए, इस पृथ्वी पर समय दर समय क्या हुई है? क्रांतियां हुई हैं, या समय दर समय क्या हुए? प्रलय आए हैं। ऐसा माना जाता है क्या आए हैं? प्रलय आए हैं। एकदम से सारी जातियां विलुप्त हो गई, ये कई जातियां विलुप्त हो गई, जो बच गई फिर उन्होंने वापस से नए जीवों की उत्पत्ति करी है। तो इस तरीके से हमने बोला कि जैसे मैं यहाँ पर सीधी सीधी बात करता हूँ, सर टोटल 6 महाकल्प हैं। हाँ सर, ये 3 तो ये 3 है, ये 3 महाकल्प, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 6 में से 3 तो यही हमारे इस पहली स्लाइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। 6 एरा है। कितने हैं एरा? कितने? 6 है। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी समझेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी समझेंगे। ये है 6 एरा। एरा मींस महाकल्प, याद रखना। कौन है मेरे भाई? ये महाकल्प। और पीरियड यानी कल्प, और इपॉक यानी युग, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला जो महाकल्प है, उसका नाम वैज्ञानिकों ने बोला क्या? एजोइक। हाँ जी,
क्या बोला? एजोइक। बेटा ऑलरेडी बता चुका हूं डॉक्टर अमन, आरएनए संसार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, याद कर। क्या मैंने आरएनए जब बताया था, क्या बताया था? आरएनए ये भी कार्य कर सकता है, 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 तब बताया था। उस समय को हम क्या बोलेंगे? आरएनए संसार बोलेंगे। हाँ जी, एजोइक, जरा दिमाग लगा फटाफट। एजोइक, एजोइक वो था, वो महाकल्प था जिसमें कोई भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो क्या चल रहा था सर? ओनली केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था, केवल और केवल क्या चल रहा था? रासायनिक विकास चल रहा था। बता मेरे भाई, ये पहला महाकल्प सीधा सीधा समझ में आ गया? पहला महाकल्प, इसका कोई कल्प नहीं है। जब कल्प है ही नहीं तो युग कहां से आएंगे? यानी इस महाकल्प का कोई कल्प नहीं है, सिर्फ एक महाकल्प है जिसका नाम है एजोइक, जिसमें कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो क्या चल रहा था? रासायनिक विकास। रासायनिक विकास में क्या क्या हुआ था? याद, एटम्स मिलकर क्या बना रहे थे? मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे थे? कंपाउंड्स बना रहे थे, याद आ रहा होगा। सरल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये सब कुछ चल रहा था किसमें? इस महाकल्प में जिसका नाम है एजोइक। डन, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट आर्कियोजोइक। अगला जो है वो कौन सा है? आर्कियोजोइक। कौन सा बेटा? अगला जो है वो आर्कियोजोइक। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। वो बच्चे जो दूसरों के कमेंट्स को बार-बार लाइक कर रहे हैं और उनके लाइक करने से बार-बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बेटा आपके बारे में हमको यहां से पता लग रहा है कि कौन लाइक कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास उनकी स्टूडेंट आईडी है, कई बच्चों ने भेजी भी है। ठीक है, तो मत करना। ठीक है, गलत बात है, या नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, और जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो प्लीज। ये बार-बार लाइक और के कमेंट्स को मत किया करो, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। अब अगर किसी ने ऐसा काम किया तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है यहां पर कि कौन लाइक कर रहा है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मत करना ये, ठीक है? समझदार बच्चों, समझदारी से काम लो। अगला जो महाकल्प है उसका नाम है बेटा आर्कियोजोइक। पहला कौन सा था? एजोइक। दूसरा कौन सा? आर्कियोजोइक। क्या सर इसका भी कोई कल्प है? नहीं। जब इसका कल्प नहीं है तो सीधी सी बात है इसका भी कोई युग नहीं होगा। तो सीधा ये महाकल्प, अगला महाकल्प कौन सा? आर्कियोजोइक। अब इसमें क्या हुआ था? अब ऑब्वियस बात है, इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई थी, और जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी तो दिमाग लगा सबसे पहले कौन आए थे? प्रोकैरियोट्स आए थे कि यूकैरियोट्स आए थे? सर प्रोकैरियोट्स, साफ साफ लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स। इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है। प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड मींस ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, किसकी? प्रोकैरियोट्स की। एंड डोमिनेटेड का मतलब प्रभावी रूप से मिल रहे थे। कौन? प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई और वो प्रभावी रूप से इस महाकल्प में मिल रहे थे। डन, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, इसको बोला जाता है एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। इनविजिबल लाइफ का मतलब क्या था? कि पूर्ण रूप से वैसी लाइफ, पूर्ण रूप से एक जीव जो है अभी तैयार नहीं हुआ था। सरल कोशिकाएं यहां पर मिल रही थी, जैसे प्रोकैरियोट्स मिल रहे थे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस महाकल्प को क्या बोलते हैं? एक प्रकार की इनविजिबल लाइफ का महाकल्प बोलते हैं, ये याद रखिएगा। यूकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई थी इसमें, लेकिन सभी की नहीं हुई थी। मेनली जो प्रोटिस्टा जगत जो था, कौन सा जगत था? प्रोटिस्टा जगत जो था, इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो सिंपल से दो बिंदु याद रखने हैं आपने। क्या? प्रोकैरियोट्स की यहां पर इस महाकल्प में उत्पत्ति हुई, प्रभावी रूप से मिल रहे थे, थोड़े बहुत यूकैरियोट्स भी यहां पर उत्पन्न हुए थे। डन, खत्म, इतनी सी बात थी। क्लियर है? चलें आगे। ये दो महाकल्प क्या आप मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं बेटा? क्या मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं? इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस हेडिंग डाल दीजिए। उसी के नीचे हिंदी में लिख दीजिए भू वैज्ञानिक समय मापक्रम। इसी को हिंदी में क्या बोला? भू वैज्ञानिक समय मापक्रम। ठीक है, अब उसको आप बांटेंगे कितने महाकल्पों में? 6, जिसमें सबसे पहले लिख दीजिए एजोइक। इसका कोई कल्प नहीं है, कल्प नहीं है तो युग नहीं है। क्या हुआ था? कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, केवल क्या चल रहा था? रासायनिक विकास। दूसरा आर्कियोजोइक, किसकी उत्पत्ति हुई? जीवन की। कौन? प्रोकैरियोट्स, प्रभावी रूप से मिल रहे थे। और क्या आए थे? यूकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई थी। यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे, इवॉल्व मींस उत्पत्ति हुई थी। डन, क्लियर? चले आगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ जी, चाहे आप स्लाइड से लिख लेना, चाहे कैसे भी लिख लेना। वेल डन अंजलि, जिनको स्लाइड से लिखना स्लाइड से लिखना, जो मेरे साथ लिख रहे हैं कोई बात नहीं, मतलब लिख लेना, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि नोट्स में लिख लेना, है ना? हाँ जी, अब आप मुझे बताएंगे इस महाकल्प में, ये जो महाकल्प जो था, इसके अंदर कौन सा विकास चल रहा था? रासायनिक विकास, जैविक विकास, कार्बनिक विकास? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ओके, पहले भी समझ लो, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा इस महाकल्प में कौन सा विकास चल रहा था? जल्दी से आंसर। वेल डन योगेश सिंह, बहुत बढ़िया। मंजीत कुमार कह रहा है रासायनिक विकास चल रहा था। मैं पूछ रहा हूं तेरे से, इस महाकल्प में कौन सा विकास चल रहा है? मंजीत कह रहा है सर इस महाकल्प में रासायनिक विकास चल रहा था। बताओ, इस महाकल्प में रासायनिक विकास चल रहा था या जैविक विकास चल रहा था? मेरे भाई दिमाग लगाओ, कौन सा चल रहा था? सर जैविक विकास चल रहा था। कौन सा विकास चल रहा था मेरे भाई? जैविक विकास चल रहा था। ठीक है जी, चले, क्लियर है? डन। कार्बनिक विकास कहां से आ जाएगा? कार्बनिक विकास तो बाद में आएगा, जब आप सरल यूकैरियोट से जटिल यूकैरियोट्स बनाएंगे। अभी तो यूकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई है मेरे भाई। डन, ये हमारे दो सिंपल से महाकल्प थे। आ जाते हैं तीसरा महाकल्प। तीसरा जो महाकल्प है उसका नाम है प्रोटीरोजोइक। क्या नाम लिखा हुआ है? प्रोटीरोजोइक। अब जरा इमेजिन कर, प्रोटीरोजोइक में प्रोटोजोआ वर्ड आ रहा है, प्रोटोजोआ वर्ड यहां पर आ रहा है। लग रहा है कुछ ऐसा मीनिंग फीलिंग सा लग रहा है कि इस महाकल्प जिसका नाम है प्रोटीरोजोइक, इसमें शब्द कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है। प्रोटोजोआ लग रहा है कुछ, प्रोटोजोआ। ये भैया क्या है? इनकी क्लास रुके जा रही है, क्लास रुके जा रही है, क्लास रुक गई। चलती भी है कभी क्लास? नीचे देखो उधर एक बार, उधर खोलना एक बार। नहीं ये नहीं, हाँ ये चल तो, ये लाल है, ये बामड़ू है, ये तंग करते हैं, परेशान करते हैं। चल तो रही है। हाँ जी, देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ी है? दो महाकल्प पढ़ी है, एक जिसमें कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं, केवल रासायनिक विकास चला था। एक आर्कियोजोइक जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, प्रोकैरियोट्स मिल रहे थे, यूकैरियोट्स उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अब आ रहा तीसरा जिसका नाम है प्रोटीरोजोइक। अब सर इस महाकल्प में क्या हुआ बेटा? इस महाकल्प में आपके बने थे प्रोटोजोआ। नाम से समझ में आ रहा है? प्रोटीरोजोइक जिसमें क्या आए थे? प्रोटोजोआ आए थे। और कौन आए? स्पंजेस आए थे, जिनको हम पॉरीफेरस जगत बोलते हैं, पॉरीफेरस संघ बोलते हैं। सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, मोलस्का, ये संघ जो थे इस महाकल्प में पैदा हुए थे। कौन कौन? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसमें आते हैं? जरा सोच, मैंने तेरे को बताया था ये प्रोटोजोआ वो थे जो आते तो प्रोटिस्टा जगत में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी मेरे भाई? प्राणी जगत की। और प्राणी जगत में सबसे पहले कौन आए थे? आपके स्पंजेस आए थे, पॉरीफेरा आए थे। तो आप में से कितने बच्चों को याद है प्रोटोजोआ और स्पंजेस की संयोजी कड़ी क्या थी? फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से आंसर बताइएगा, तुरंत आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। वेल डन शबाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शबाना, बहुत बढ़िया। कौन था? याद करो, हाइड्रा था। प्रोटोजोआ और स्पंजेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन थी? यूग्लिना। आए हाय, वेल डन आदित्य विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया। प्रोटीरोस्पोंजिया कुछ बताया था? प्रोटीरोस्पोंजिया, और नाम से बोला था प्रोटीरोस्पोंजिया, जिसमें प्रोटो वर्ड आ रहा है, स्पंज वर्ड आ रहा है, यानी प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की संयोजी कड़ी जो थी वो थी प्रोटीरोस्पोंजिया, जो इस महाकल्प में पैदा हुई। प्रोटोजोआ, फिर क्या है? स्पंजेस आए, सिलेंट्रेट्स आए, एनालिड्स आए, मोलस्क आए थे। याद रखना इस महाकल्प में किसमें? प्रोटीरोजोइक। खत्म, खलास। इसका भी कोई कल्प नहीं है, और कल्प नहीं है तो इसका भी कोई युग नहीं है। खत्म, बोल। सिंपल सा था ये पहली स्लाइड जीटीएस। ये 3 महाकल्प, 6 महाकल्पों में से 3 महाकल्प अपन ने निपटा दिए। 6 में से, हाँ जी, 6 में से 3 महाकल्प अपन ने निपटा दिए। डन। आइए
चले आगे, यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। सबसे पहले जो क्रांति जो आई थी इस पृथ्वी पर, वो ये दोनों क्या थे? आपके महाकल्प थे सबसे पहले। उसके बाद ये दूसरी क्रांति थी जिसमें आपकी क्या आ गया था? कार्बनिक विकास स्टार्ट हो गया था। देखिए यहां पर कोई यहां पर कौन सा सर? रासायनिक विकास, यहां जैविक विकास, और यहां से स्टार्ट हो गया क्या? कार्बनिक विकास। ये हमारा ये फर्स्ट रेवोल्यूशन था, क्रांति थी। ये सेकंड रेवोल्यूशन, दूसरी क्रांति है जिसमें कार्बनिक विकास स्टार्ट हो गया था। डन, क्लियर है? हाँ सर, कलरफुल स्लाइड नहीं है? नहीं है, इसी से काम चला। चलो जी, ये हमारे तीन क्या हो चुके हैं बेटा जी? हमारे यहां पर तीन हो गए महाकल्प। अब आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन महाकल्प, और तीनों महाकल्प की अलग अलग स्लाइड है। ये है तीसरा ये है चौथा महाकल्प, ये है पांचवा महाकल्प, और ये है छठा महाकल्प। यानी देखो 6 महाकल्पों में से 3 महाकल्प तो आपने एक ही स्लाइड में निपटा दिए, क्योंकि ये सिंपल से थे, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। यहां पर कोई जीवन उत्पन्न हुआ, रासायनिक विकास, यहां पर जीवन उत्पन्न हुआ, जैविक विकास, प्रोकैरियोट्स है, प्रभावी रूप से मिलते यूकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई थी। फिर आपका कार्बनिक विकास स्टार्ट हुआ जिसमें आपके प्रोटोजोआ आ गए, स्पंजेस आ गए, सिलेंडरेट आ गए, एनालिडा आ गए, मोलस्का आ गए। डन। अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर वो 3 महाकल्प जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना, उनको आराम से देखेंगे। आइए, चौथा जो महाकल्प है उसका नाम है पैलियोजोइक। क्या नाम है? पैलियोजोइक। पहले तो याद करो, नाम याद रह जाएगा। पहला कौन सा था? याद कर, पहला महाकल्प कौन सा था सर? एजोइक। पहला कौन सा था? एजोइक। दूसरा आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक। तीसरा कौन सा? प्रोटीरोजोइक। सर ये याद करने, बिल्कुल याद करने। क्या ये हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए। सर कहां दिए हुए? अभी बता रहा हूं कहां दिए हुए हैं। ये नाम याद रखना, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। इनके कोई कल्प नहीं है, कोई इपोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर हिंदी में लिख दीजिए। यार तू लल्लू लाले का 1 नंबर का है, तो दुए का 1 नंबर का। ये कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और यहां पर आप देखेंगे पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। दिख रहा है आपको? पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। आपको 3 महाकल्प दिख रहे हैं। 1 2 3 3 दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? सेम टू सेम एक और डायग्राम यहां पर डायग्राम दिख रहा है। इसमें भी लिखे हुए, कैसे लिखे हैं वो सारा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज समझना मेरे भाई कि आपकी एनसीईआरटी में ये 3 महाकल्प दिए हुए हैं। कौन सा? पैलियोजोइक दिया हुआ है, मीजोजोइक दिया हुआ है, सीनोजोइक दिया हुआ है। इन डायग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है? ये 3 जो थे, ये वाले 3 जो थे, ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, डायग्रामेटिकली नहीं बताए गए हैं, लेकिन याद रखने हैं ये। हाँ डन, चलें आगे। आइए अब हम बात करते हैं कौन सा? पैलियोजोइक। ले मेरे भाई, ये ले, हिंदी में लिख दे इसको, पैलियोजोइक। ठीक है जी। प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक, एजोइक। ओके बेटा, मिल गई तसल्ली। चले आगे। ये हमारे कौन है? महाकल्प हैं। इन 3 महाकल्पों का कोई भी कल्प नहीं था, ठीक है? इस महाकल्प के कौन है मेरे भाई? इसके हैं कल्प। अब इसके हैं कल्प, यानी इस महाकल्प के हैं क्या? कल्प। अब कितने कल्प हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने दे रखे? 6। अब हमारी एनसीईआरटी में इन 6 में से ये 2 नहीं दे रखे, लेकिन याद करने आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहां पर टोटल 6 कल्प देख रहे हैं। किसके? इस महाकल्प के। याद रखना, ये जो महाकल्प जो है, इस महाकल्प के 6 कल्प हैं, और उन 6 कल्पों के कोई भी युग नहीं है, यानी युग में नहीं बांटा उनको। देखिए स्लाइड में क्या यहां पर युग है? सोच, इपोक कौन था सर? युग था। ये कौन था? कल्प था। और ये कौन है? महाकल्प है। आपको महाकल्प का नाम लिख दिया, कौन सा सर? पैलियोजोइक महाकल्प। ओके जी। जिसके टोटल 6 क्या है? कल्प है। ये हमने 6 कल्प लिखे हैं, कौन कौन सा भी पढ़ेंगे। कल्प जो है वो विभाजित नहीं है किसमें? युग में, यानी युग यहां पर 0, कुछ भी नहीं दिखा रखा है। हाँ जी, अरे ठीक है भैया, लेक्चर 8 में एक बार देख लेता हूं। ठीक है जी। सर इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें? हे भगवान 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 भगवान, लेक्चर नंबर 5 में दिए थे आपको क्वेश्चन टीचर स्लाइड में। हाँ जी सर, व्हाट इज कल्प? ये देखो ये देखो देखो, आगे मजा लेने के लिए। सर कल्प क्या होता है? कुमारी शिखा पूछिए, सर कल्प क्या होता है? बेटा कल्प जो होता है, जैसे एक साल के अंदर 12 महीने हैं, यानी वर्ष किससे बना हुआ है? मंथ से, महीनों से। मंथ किससे बना हुआ है? दिन से। दिन किससे बना हुआ है? घंटों से। और घंटे किससे बने हुए हैं? मिनट से। मिनट किससे बने हुए हैं? सेकंड से। ऐसे ये कल्प जो महाकल्प जो है वो किससे बने हुए? कल्पों से। कल्प किससे बने हुए? युगों से। ओके बेटा, डन डन डन। चले आगे, आगे बढ़े। क्लियर है? अब आ जाएगा यहां पर, क्या कह रहा था मैं? यहां पर मैं कह रहा था इसका कोई युग तो नहीं है, लेकिन इसके 6 कल्प हैं, 6 पीरियड्स हैं। अब क्या वो 6 के 6 पीरियड याद रखने हैं? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा गया नीट में, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कौन कौन से 6 कल्प हैं? ध्यान से सुनिएगा। ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, नीचे से स्टार्ट करना है। यहां पर ये सबसे पहला था कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिलूरियन, चौथा है डेवोनियन। और डेवोनियन पर मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यहां से 3-4 स्टार लगा देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोनिफेरस। अगला जो है वो कौन सा है? ये चौथा। ये 5वां जो है कार्बोनिफेरस। छठा जो है वो है पर्मियन। क्या ये याद रखना? बिल्कुल याद रखने हैं, लिखने आपने, बिल्कुल लिखने हैं। ठीक है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए, ये वाला ऊपर कर दीजिए, जैसे आपका मन करे। यहां पर फर्स्ट जो है वो है कैम्ब्रियन, यानी सबसे पहला इस महाकल्प का जो कल्प है वो कौन सा? कैम्ब्रियन। अब इसमें क्या हुआ था बेटा? इसमें आए थे ट्राइलोबाइट्स। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ट्राइलोबाइट्स की उत्पत्ति हुई थी। अब सर ये ट्राइलोबाइट्स कौन थे? ये थे जलीय आर्थ्रोपोड। देख मैं पढ़ाकर चला जाऊंगा तो बातें करता रह जाएगा। ट्राइलोबाइट्स की उत्पत्ति हुई थी, वो प्रभावी रूप से मिले थे। आप पूछेंगे सर ट्राइलोबाइट्स कौन होते हैं? ट्राइलोबाइट्स आपके जलीय आर्थ्रोपोड होते हैं, जो सारे के सारे इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब नहीं मिलते हैं। आपको विश्वास ना हो, जस्ट गूगल पर लिखिएगा ट्राइलोबाइट्स, आपको दिख जाएगा मेरीन आर्थ्रोपोड्स, यानी वो जलीय आर्थ्रोपोड्स जो समुद्र में रहते थे, समुद्री होते थे, समुद्र में मिलते थे, है ना? तो याद रखना ट्राइलोबाइट्स कौन है? आर्थ्रोपोड। अब जरा इमेजिन कर, हम क्या बोलते हैं क्या कि इस महाकल्प के इस कल्प में कौन आए थे? आर्थ्रोपोड्स आए थे। कौन से आर्थ्रोपोड्स आए थे? जलीय आर्थ्रोपोड्स आए थे। और वो जलीय आर्थ्रोपोड्स प्रभावी रूप से इस कल्प में मिल रहे थे, जिसका नाम क्या है? कैम्ब्रियन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्थ्रोपोड्स की उत्पत्ति, ध्यान से सुनना, आर्थ्रोपोड्स की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई? जिसका नाम क्या है? पैलियोजोइक। जिसमें सबसे पहला कल्प कौन? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में कौन आए थे? आपके आर्थ्रोपोड्स आए थे। वो आर्थ्रोपोड्स जो जल में मिले थे, जिनका नाम होता है ट्राइलोबाइट्स, जो अभी विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बता क्या इतनी सी बात? डंडन जरा हम सबके साथ में।
हाँ जी सर जी, क्या बोतल नेक प्रभाव प्राकृतिक आपदा के कारण हुई उत्परिवर्तन से नए? यस बिल्कुल वही बोतल नेक प्रभाव है। हाँ जी बेटा क्लियर है। फर्स्ट ये हमारा कौन सा था बेटा, हम टिक लगाते जाएंगे। ये था फर्स्ट हमारा कौन, कैम्ब्रियन, जिसमें आर्थ्रोपोड्स उत्पत्ति हुई थी, कौन से पर्टिकुलरली ट्राइलोबाइट्स, और वो प्रभावी रूप से मिल रहे थे। चलिए जी नेक्स्ट इज ओर्डोविशियन। क्या नाम है? ओर्डोविशियन। चलिए यहां पर लिखते जाते हैं हिंदी में। हाँ जी हिंदी में लिखते जाते हैं मेरे भाई। हाँ जी महाकल्प कौन सा है सर? महाकल्प का नाम है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, जिसमें सबसे पहला कल्प जो है कौन सा था सर? सबसे पहला कल्प जो था वो कौन सा था? हमारा कैम्ब्रियन, याद रहेगा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन ठीक है। किस कौन मिल रहा था यहां पर सर? ट्राइलोबाइट्स मिल रहे थे। ट्राइलोबाइट्स क्या थे आपको बता दिया है, जलिए आपके आर्थ्रोपोड्स थे। डन, आ जाते हैं। ये था हमारा पहला कल्प, महाकल्प पैलियोजोइक। आ जाते हैं दूसरे कल्प, ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे ओर्डोविशियन। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ था ये याद रखना है। बड़े बड़े मोलस्क जो थे, बड़े बड़े मोलस्क संघ के जो जीव जो मिल रहे थे यहां पर प्रभावी रूप से मिल रहे थे। अगर ये याद नहीं रह रहा है तो एक चीज जरूर याद रखना, जॉलेस फिश, क्या जबड़ाहीन मछली, याद रखना कौन सी? जॉलेस फिशेस जो होती हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी, और कॉर्डेट्स की उत्पत्ति हुई थी। कॉर्डेट्स कौन होते हैं? रज्जुकी। ये याद रखना, भूल मत जाना। दो चीजें याद रखना, क्या? जबड़ाहीन मछली इनकी उत्पत्ति हुई थी, और रज्जुकी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। ठीक है जी, याद रखना जॉलेस फिशेस की। जैसे आप पढ़ेंगे 11th क्लास का प्राणी चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। अब ये क्या होगा साइक्लोस्टोमेटा? कई बच्चे समझ गए होंगे, कई नहीं समझेंगे। तो वहां पर आएगा साइक्लोस्टोमेट्स, तो वहां पर समझ में आएगा साइक्लोस्टोमेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? जबड़ाहीन मछलियां बोलते हैं। वेल डन सकीना खान, वेरी गुड। साइक्लोस्टोमेट्स जबड़ाहीन जो मछलियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी, और साथ साथ किसकी उत्पत्ति हुई थी? कॉर्डेट्स की। डन। आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, जबड़ाहीन मछली की यहां पर उत्पत्ति हुई थी। ये था हमारा दूसरा। अब ये दोनों जो है ये हमारी एनसीईआरटी में लिखे ही नहीं लिखे हुए हैं। हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं 1 2 3 4, ये 4 यहां पर कल्प लिखे हुए हैं। तो क्या ये याद नहीं रखने? बिल्कुल याद रखने हैं दोस्त, बिल्कुल याद रखने हैं। हाँ जी प्रियंका सोलंकी और गेरा जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बातें मत करिएगा। हाँ जी अब है कौन सा? सिलूरियन। कौन सा? सिलूरियन। सिलूरियन। इस कल्प में क्या क्या याद रखना बेटा जी? सिलूरियन में जॉलेस फिशेस वर डोमिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस। क्या यहां पर जबड़ाहीन मछलियां जो थी वो प्रभावी रूप से मिल रही थी, और किसकी उत्पत्ति हुई थी? वास्तविक मछलियां। वास्तविक मछली कौन सी? या तो आपकी कौन सी होती है जिनके अंदर क्या मिलते हैं? अस्थियां मिलती है, और जिनके अंदर उपास्थियां मिलती है। कौन? कॉन्ड्रिक्टीज, ऑस्टिक्टीज। तो सिंपल एक बिंदु याद रखना है, क्या? वास्तविक मछली की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। बस इतना सा जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो जरूर लिखते जाइएगा, या तो बाद में लिख लीजिएगा स्लाइड में से। नेक्स्ट चौथा जो था इस पर लगा लीजिएगा 2-3 स्टार जितने लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूल मत जाना। चौथा कौन सा? डेवोनियन। कौन सा मेरे भाई? डेवोनियन। याद रखना कौन सा है? डेवोनियन। कौन सा है? डेवोनियन। अब इसे बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ फिशेस। देखिए लिखा हुआ है गोल्डन एज ऑफ फिशेस, यानी मछलियों का सुनहरा काल। याद रखना किसका? मछलियों का सुनहरा काल। सर मछलियों का सुनहरा काल का मतलब आप मुझे बताइएगा, अभी प्रेजेंटली कौन से जीव हैं जिनका काल सुनहरा चल रहा है? सोचो आपकी इस पृथ्वी पर अभी डोमिनेटिंग रूप से कौन से जीव मिल रहे हैं? सर हम ही तो हैं। जब मन करा किसी को उड़ा दिया, जब मन करा किसी पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। कौन? हम। यानी अभी किसका गोल्डन एज चल रहा है? सर मैमल्स का, ह्यूमंस का। किसका? ह्यूमंस का। उसी प्रकार ये जो कल्प जो था इस टाइम पर भरपूर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिल रही थी? मछलियां मिल रही थी। तो याद रखना देवों का काल, ऐसे याद रख लेना, देवों का काल यानी मछलियों का काल। याद रखना डेवोनियन काल किसका काल था? मछलियों का काल था, सुनहरा काल था। याद रखना मछलियां जो थी वो क्या मिल रही थी? प्रभावी रूप से मिल रही थी। फिशेस वर डोमिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। इस समय उत्पत्ति हो गई थी किसकी? एम्फीबियंस की। ये लिखने की जरूरत नहीं, मछलियों का सुनहरा काल मींस मछलियां यहां पर भरपूर मात्रा में मिल रही थी। बस इतना सा लिख लेना, क्या? उभयचर की उत्पत्ति हुई थी। उभयचर की उत्पत्ति हुई थी। बाकी इस बिंदु को पढ़कर इतने तो समझदार होंगे कि इसको हम सुनहरा काल किसका बोल रहे हैं? मछलियों का। यानी इस कल्प में मैक्सिमम कौन मिल रही थी? फिशेस मिल रही थी, यानी मत्स्य स्वर्ण काल भी बोल सकते हैं इसको। मछलियों को मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य स्वर्ण काल। चलिए ये था हमारा चौथा। आगे बढ़ते हैं यहां पर पांचवें पर। पांचवा जो कल्प जो है उसका नाम है कार्बोनिफेरस। क्या ये याद रखना मेरे भाई? इसको भी आप लगाएंगे स्टार। क्यों? अब ये सुनहरा काल बना किसका? मछलियों के बाद कौन आए? उभयचर आए थे भाई। यहां पर मछलियां थी, उभयचर की उत्पत्ति। अब इस कल्प में मैक्सिमम कौन मिल रहा है? उभयचर, यानी गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। कौन सा? कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस जो था ये किसका सुनहरा काल था? सर ये सुनहरा काल था किसका? उभयचर का। उभयचर का सुनहरा काल। ठीक है जी। अब इसमें क्या है? सीधी सी बात है, उभयचर मेजरली मिलेंगे यहां पर। ऑब्वियसली बात है, ये सुनहरा काल किसका कहला रहा है? उभयचर होगा। तो डेफिनेट सी बात है यहां पर मैक्सिमम क्या मिलेंगे? सर उभयचर मिलेंगे। सीधी सी बात है। अब जैसे यहां पर किसका सुनहरा काल था? मछलियों का, लेकिन उत्पत्ति भी तो हुई थी ना उभयचरों की। अब यहां पर उभयचरों का सुनहरा काल है तो किसी और की भी तो उत्पत्ति होगी। सर किसकी उत्पत्ति हुई थी? उभयचरों के बाद हुई थी। सर इसकी देखिए लिखा हुआ है क्या? ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। याद रखना किसका ऑरिजिन हुआ था? रेप्टाइल्स का ऑरिजिन हुआ था, रेप्टाइल्स का। यानी इसमें सरीसृप की उत्पत्ति हुई। यानी आराम से चीज याद होगी मेरे भाई। आप बोलते हैं मछलियों के बाद कौन है? उभयचर। उभयचर के बाद कौन है? सरीसृप बोलते हैं ना। तो मेरे भाई यहां पर मछलियां, वास्तविक मछलियां इस कल्प में आ गई थी सिलूरियन में। फिर वो प्रभावी रूप से मिल रही थी किसमें? डेवोनियन में। उस टाइम पर आए थे उभयचर। फिर उभयचर जो थे वो प्रभावी रूप से मिल रहे थे, उसी समय कौन आए थे? सर सरीसृप आ गए। बोलो जी। सर उभयचर को हम जलचर बोलते हैं, स्थल जलचर बोलते हैं बेटा। जो स्थल और जल दोनों से संबंध दिखा, जल स्थलचर। जन मतलब डन, क्लियर है? ये हमारा था पांचवा। क्लियर है? अच्छा इस पांचवे में एक और बिंदु और याद रखना था। कुल मिलाकर 3 बिंदु याद रखने। देखो याद क्या रखना है आपको? याद है कैम्ब्रियन में आर्थ्रोपोड्स कौन से? ट्राइलोबाइट्स। डन। ऑर्डोविशियन में जबड़ाहीन मछलियां आई थी, और रज्जुकी यानी कॉर्डेट्स की उत्पत्ति। डन। 2 बिंदु यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट सिलूरियन में सिंपल एक बिंदु, क्या? वास्तविक मछलियों की क्या हुई थी? उत्पत्ति। ऐसे याद रख लेना, ये करने बैठेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूं इनको लिख लेना और ये याद रखना। वास्तविक मछलियों की क्या हुई थी? सर उत्पत्ति हुई थी। डन। चलो एक बिंदु इसमें। अब डेवोनियन में कितने बिंदु? 2। सर 2 कहां? एक ही तो लिखा है आपने। अरे गुरु ये भी तो बिंदु है ना भाई। डेवोनियन मछलियों का सुनहरा काल, यानी मछलियां प्रभावी रूप से मिल रही थी, और उभयचर की उत्पत्ति हुई। 2 बिंदु सिमिलरली इसमें। अब इसमें 3 बिंदु। एक तो यही बन गया, क्या? उभयचर का सुनहरा काल यानी उभयचर प्रभावी रूप से, और किसकी उत्पत्ति होगी? सब सरीसृप की। ये 2 बिंदु हो गए। और तीसरा बिंदु क्या? अब आए थे क्या? आपके बीज युक्त पादप।
यानी इस कल्प में कार्बोनिफेरस में बीज युक्त कौन आए थे? पादप की क्या हुई थी? उत्पत्ति। अब देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा जिम्नोस्पर्म आए होंगे या एंजियोस्पर्म। बताओ, सोचो। सर इसका मतलब ह्यूमंस के बाद भी कोई आएगा? हाँ जी, बताइए फटाफट। बीज युक्त पादप कौन से? जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म आए होंगे। दिमाग लगा। जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म के टेरिडोफाइट। हिंट दे रहा हूं मैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हल्का फुल्का। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले बीज का लक्षण किस में आया था? हाँ भैया, हेलो, कोई आंसर देगा? एंजियोस्पर्म। अरे लल्लू, तुमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन नहीं पढ़ा था? सबसे पहले आए थे थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सबसे बाद में कौन आए? एंजियोस्पर्म आए। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बीज युक्त पादप होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट में एक समूह होता है, मॉस, और उन मॉसेस ने क्या दर्शाया था? बीज दर्शाया था, बीज का लक्षण दर्शाया था। ठीक है जी, तो याद रखना, टेरिडोफाइट्स जिनमें वास्तविक बीज तो नहीं होता, लेकिन बीज जैसी प्रकृति मिलती है, बीज जैसा लक्षण मिलता है किसमें? मॉसेस में। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अभी सिंपल सा, बीज युक्त पादपों की यहां पर क्या हुई थी? उत्पत्ति, यानी ऐसे पादप जिनमें बीज होते हैं। बेसिकली यहां पर कहना चाह रहा था टेरिडोफाइट यानी मॉसेस की उत्पत्ति हुई थी। चलो जी, डन, क्लियर है। अब टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट जो ड्रॉपर है वो समझ जाएंगे। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके समूह होते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को बोलते हैं मॉसेस। टेरिडोफाइट्स का एक समूह होता है टेरोप्सिडा, जिसके अंदर किसको रखा जाता है? मॉसेस को। टेरिडोफाइट के बाद कौन आए थे? आपके जिम्नोस्पर्म आए थे। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि यहां पर बीज युक्त पादप आए थे, बीज जैसा लक्षण दिखाया था किसने? भैया यहां पर मॉसेस में, मॉसेस आए थे। अब इनके बाद कौन आएंगे? सर जिम्नोस्पर्म आएंगे। कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म। सर मॉस तो ब्रायोफाइट में आते हैं। आयुष नामदेव, एक बार प्लांट किंगडम होने देना, तेरे को वहां पर समझ में आएगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? मॉस नहीं, फर्न। ओह शिट, फर्न, सॉरी। कौन आते बेटा? फर्न के अंदर क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, फर्न जो होते हैं, टेरिडोफाइट का आखिरी समूह होता है कौन सा? टेरोप्सिडा, जिसके अंदर कौन आते हैं? फर्न आते हैं। फर्न में किसमें? फर्न। ठीक है, फर्न के अंदर बीज जैसा लक्षण दिखता है, बीज जैसी संरचना उत्पन्न हुई थी किसके अंदर? फर्न के अंदर। वो है आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद आए थे कौन? आपके जिम्नोस्पर्म। तो देखिए यहां पर कौन आए थे? टेरिडोफाइट्स में कौन आ गए थे? फर्न आ गए थे, जिनमें बीज युक्त थे, बीज मिल रहे थे। अब इसके बाद कौन आएंगे बेटा? इसके बाद आएंगे कौन? जिम्नोस्पर्म। हाँ, एडियंटम। माफ करना, वो निकल गया था, कौन सा वर्ड निकल गया था? मॉस निकल गया था। चलो, वैसे मॉस जो है ब्रायोफाइट के साथ साथ टेरिडोफाइट्स में भी आता है। टेरिडोफाइट्स में भी मॉस होते हैं। हाँ, लाइकोप्सिडा जो होती है उसके अंदर क्लब मॉसेस को रखा जाता है। चलो आइए बेटा, यहां पर ये कार्बोनिफेरस में 3 बिंदु याद रखने। सबसे पहले उभयचर का सुनहरा काल था, यानी उभयचर यहां पर डोमिनेटली मिल रहे थे। सरीसृप की उत्पत्ति हो गई थी और बीज युक्त पादप की उत्पत्ति हुई थी। पर्टिकुलरली कौन से बीज युक्त पादप की उत्पत्ति हुई थी? टेरिडोफाइट की। कौन से टेरिडोफाइट की? फर्न की। ये हो गए हमारे कौन से? 5। ठीक है, चलो जी, कितने बिंदु हो गए? कितने कल्प हो गए? 5 कल्प हो गए। छठे कल्प की ओर बढ़ते हैं यहां पर, और लास्ट कल्प है, छठा कल्प, जिसका नाम है पर्मियन। अब ये पर्मियन सिंपल सा आराम से याद हो जाएगा। पर्मियन के अंदर कौन आएंगे? सर जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे। ये लो जी, जिम्नोस्पर्म अपीयर हो गए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, यहां पर कौन आ गए? जिम्नोस्पर्म आ गए। ठीक है, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, फल के अंदर नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। हाँ, आधुनिक टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। चलिए, पर्मियन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, कोई बच्चा मुझे बताए इसका मीनिंग। सोचो, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल। ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, क्या? ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल। चलिए ब्लैंक पेज पर लिखता हूं मैं इसको, 2 वर्ड लिख रहा हूं, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, और दूसरा बिंदु लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल लाइक मैमल्स। क्या इन दोनों बिंदुओं का मीनिंग समझ में आता है? उत्पत्ति, स्तनधारी के समान सरीसृप, स्तनधारी के समान सरीसृप की उत्पत्ति। ठीक है जी, और यहां पर सरीसृप के समान स्तनधारी की उत्पत्ति। मीनिंग समझ में आता है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर देखना क्या? स्तनधारी के समान सरीसृप की उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति किसकी हो रही है? स्तनधारी की हो रही है? नहीं सर, उत्पत्ति हो रही है सरीसृप की, जो किसके जैसा लक्षण दिखा रहा है? स्तनधारी के जैसा। स्तनधारी की उत्पत्ति हो रही है जो किसके जैसा लक्षण दिखा रहा है? सरीसृप के जैसा। तो बताइए, क्या मैं यहां पर प्लेटिपस एग्जांपल लिखूं? देखो, लिख दिया ना, कई बच्चों ने लिख दिया। इसका एग्जांपल बताइए मुझे, क्या मैं यहां पर प्लेटिपस एग्जांपल लिखूं, प्लेटिपस एटिडना लिखूं या नहीं लिखूंगा? सोचना, दिमाग लगाना, क्या मैं यहां पर प्लेटिपस लिखूं या नहीं लिखूं? देखते हैं, हां कि ना, बस इतना सा, हां कि ना। प्लेटिपस एटिडना लिखूं कि नहीं लिखूं? हां कि ना? यस सर, लिखूं ना, है ना बेटा? प्लेटिपस जो थे ये आपके स्तनधारी होते हैं। भोंडूलाल, इतनी सी तो बात समझ। प्लेटिपस जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपके स्तनधारी होते हैं। अब यहां पर किसकी उत्पत्ति हुई है? स्तनधारी की हुई है। लाइन पर क्या लिखा हुआ है? ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, यानी ऐसे रेप्टाइल की उत्पत्ति हुई जो मैमल्स के जैसा था। मैमल्स की उत्पत्ति नहीं हुई, स्तनधारी की उत्पत्ति नहीं हुई, रेप्टाइल की उत्पत्ति हुई है जो स्तनधारी के जैसा था। प्लेटिपस तो बेटा स्तनधारी है, तो यहां पर प्लेटिपस नहीं आएगा। तो वो बच्चे जो इसका उदाहरण लिख देते हैं प्लेटिपस, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी राजा कृष्णा। यहां पर मैमल्स की उत्पत्ति हुई है, रेप्टाइल, ऐसे रेप्टाइल आ गए थे इस कल्प में जो मैमल्स के जैसा लक्षण दिखा रहे थे, स्तनधारियों के जैसा लक्षण दिखा रहे थे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब कौन सा बालक मुझे बताएगा ऐसे सरीसृप जो स्तनधारी का लक्षण दिखाते कौन से होते? दिमाग लगाओ। आप में से कितने बच्चों को पता है क्रोकोडाइल? सुना है? क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर हृदय जो होता है वो कितने कुष्ठ की होता है? घड़ियाल, आपने नाम सुना होगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, सुने ना? घड़ियाल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ग्रेवियलिस, ये नाम सुने हैं? सर ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लिखा है ना? अरे बुद्धूलाल, तेरे को अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है। ऑरिजिन ऑफ मैमल्स के आगे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ा जाता है। ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, मैमल्स के जैसे रेप्टाइल की उत्पत्ति। मेरे भाई अंग्रेजी कच्ची पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल। चल इस लाइन को पढ़, इस लाइन को पढ़, काम कर। लिखा हुआ ऑरिजिन ऑफ डिंग 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 डिंग, चलो यहां पर नहीं लिखा हुआ, यही से समझ लेगा यार। ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, ऑरिजिन ऑफ मैमल्स
लाइक रेप्टाइल, ये नहीं कि ओरिजिन मैमल्स हो गए जो रेप्टाइल के जैसे हैं। तो बेटा क्रोकोडाइल जिसके अंदर 4 कोशिकीय हृदय होता है, उसके अंदर डायाफ्राम पाया जाता है, याद रखना। उसके दंत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्त दंती होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, यानी जबड़ों के अंदर फिक्स्ड होते हैं। ये 3 लक्षण याद रखना किसके, क्रोकोडाइल के। किसके जैसे होते हैं, स्तनधारियों के जैसे होते हैं। क्या, एक तो हृदय कैसा होता है, 4 कोशिकीय होता है, दूसरा डायाफ्राम पाया जाता है जिसके ऊपर फेफड़े टिके होते हैं, दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण क्या, दांत जो होते हैं कैसे होते हैं, गर्त दंती होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। गर्त का मतलब होता है खाली खोखली जगह जिसके अंदर दांत फिक्स्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं, गर्त दंती, थीकोडोंट। ये 3 लक्षण सरीसृपों में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा सरीसृप जो स्तनधारियों के जैसा लक्षण दिखाएगा, यानी स्तनधारियों के जैसा कैरेक्टर दिखाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, हमारे स्कूल में 3.5 चैम्बर बताए थे। बेटा आपके स्कूल में 3.5 चैम्बर सरीसृपों के बताए थे, जिसमें से अपवाद स्वरूप आपको बताए गए होंगे। आपने पूरा सुना नहीं, देखो स्कूल पर सारा तुम बोझा डाल देते हो। सर हमारे स्कूल में 3.5, बिल्कुल सही है, 3.5 चैम्बर सरीसृपों के होते हैं। एक्सेप्शन कौन, क्रोकोडाइल, ग्रेवियलिस, एलिगेटर, ये जो है एक्सेप्शन है जिसमें 4 कोशिकीय होते हैं। मैं एक मित्रा पूछ रहा सर प्लेटिपस क्या होता है, वही होता है बेटा, हुजूरे आला वही होता है, बस वही होता है। पढ़ा मत कर बेटा, तुम मत क्लास लिया कर, प्लेटिपस क्या होता है। फिर बोलेंगे सर आप आंसर काहे नहीं देते हो, नहीं देंगे, तुम मत लिया करो क्लासेस, नहीं देंगे तुमको आंसर। ठीक है, क्लास में बता दिया गया है, प्लेटिपस एक स्तनधारी था जो अंडे देता है, प्लेटिपस और एकिडना। हाँ जी, तो ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल यहां पर आ गए थे, किसमें, आपके पर्मियन में। तो याद रखना यहां पर ऐसे सरीसृप जो स्तनधारियों का लक्षण दिखा रहे थे। अब एक बार कह रहे सर मैमल्स दिया हुआ है, अबे मैमल्स के जैसे लक्षण दिखाने वाले सरीसृप आ गए थे, बावले तो नहीं हो, ऐसे सरीसृप जो स्तनधारियों का लक्षण दिखा रहे थे, स्तनधारियों का लक्षण दिखा रहे थे। मैं कैसे बताऊं यार, तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कैसे बताऊं। अरशद अली कह रहा है सर आपकी इंग्लिश कमजोर है क्या, गूगल ट्रांसलेट पर सर्च तो करो। ठीक है तू कर ले, तू कर ले अरशद अली, तू कर ले बेटा। तेरे सामने यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखी है, तो इतनी सी स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहा है तो मैं क्या करूं। ऑरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल लाइक मैमल्स, 2 अलग अलग चीजें हैं। तुमने बचपन से बेटा यही सीखा, कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, बस यही सीखा है। गूगल ट्रांसलेट पर कॉपी पेस्ट कर दो, यहां कॉपी पेस्ट कर दो, अपनी तो बुद्धि लगानी नहीं है ना, तेरे को अपनी बुद्धि लगा नहीं सकता तू। अरशद अली, एक बच्चे ने कमेंट किया है, छोड़ो यार, जिसको समझना है समझे, जिसको कॉपी पेस्ट करना है वो कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है जी, तो यहां पर किसका ऑरिजिन हुआ था, मैमल्स लाइक रेप्टाइल का, यानी ऐसे रेप्टाइल्स का जो मैमल्स के लक्षण दर्शा रहे थे। अरे भैया इसके बाद आएंगे ना मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, यहां पर देख मार्सुपियल आएंगे, मार्सुपियल्स के बाद आपके क्या आएंगे बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स आएंगे यहां पर। छोड़ो यार, मैं भी किसमें भूंदुओं में दिमाग लगा रहा हूं, तुमको नहीं समझना, तुम कॉपी पेस्ट कर, जो तेरा मन करे वो कर। ठीक है, ठीक है भाई, ये यहां पर बेटा ये 6 कल्प है, ये 6 के 6 कल्प आपने याद रखने हैं। किसके कल्प है, पैलियोजोइक महाकल्प जो है उसके ये 6 कल्प है। अरशद अली अब एक भी फालतू कमेंट आया ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, ये यहां पर 6 यहां पर क्या दे रखे, कल्प दे रखे, और इन 6 कल्पों की आपके यहां पर बातें बता रखी हैं। डन, ये था हमारा कौन सा, पैलियोजोइक। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे, मीसोजोइक की। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेता, एज ऑफ मैमल्स, एंजियोस्पर्म्स, बर्ड्स लिखा हुआ है, यहां पर मैमल्स मुख्य रूप से मिलेंगे। नेक्स्ट इज मीसोजोइक, एज ऑफ रेप्टाइल्स, किसका एज है, रेप्टाइल्स का। हाँ जी, नेक्स्ट इज मीसोजोइक, अगला जो महाकल्प है, अगला जो महाकल्प है उसका नाम क्या है बेटा जी, यहां पर मीसोजोइक, उसका नाम क्या है, मीसोजोइक, जिसके यहां पर 3 क्या है, यहां पर कल्प है, क्या है यहां पर 3 यहां पर कल्प है। ठीक है जी, महाकल्प का नाम है मीसोजोइक, जिसके यहां पर 3 कल्प है। कौन कौन से, नंबर यहां से देंगे, ट्राइजिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, याद रखना, ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। अब ये चीज आपको आपके एनसीईआरटी के इस डायग्राम में मिल जाएगी। ट्राइसिक, यहां पर लिखा हुआ है ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, याद रखना, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो पहला कौन सा होगा, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, ये हमारे 3 क्या है, यहां पर कल्प है, ट्राइसिक है, जुरासिक है और क्रिटेशियस है। अब ट्राइसिक में क्या हुआ था, सीधे सीधे इन तीनों को सीधा सीधा याद रखना, यहां डायनासोर आए, यहां पर प्रभावी थे, यहां खत्म हो गए, सिंपल सा। क्या बोला, यहां कौन आए, डायनासोर की उत्पत्ति हुई, यहां डायनासोर प्रभावी रूप से मिल रहे थे, और इस कल्प में डायनासोर खत्म हो गए, सीधा सीधा देखो क्या लिखा हुआ है, ऑरिजिन ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, डायनासोर्स की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ओविपेरस क्या आए थे, यहां पर मैमल्स आए थे। कौन से मैमल्स आए थे, अब ओविपेरस मैमल्स आए थे। इस कल्प में कौन आए थे, स्तनधारी, जो कैसे क्या दिखाएंगे, जरा सोच, अंडे देंगे। ऑरिजिन ऑफ क्या, डायनासोर्स हुआ था, डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी। पहला बिंदु, और दूसरा अंडज स्तनधारी की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, जुरासिक में कौन आ गए थे, डायनासोर की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी, और यहां पर टूथेड बर्ड्स और मार्सुपियल मैमल्स की उत्पत्ति हुई थी, यानी डायनासोर प्रभावी रूप से मिल रहे थे, डायनासोर्स जो थे, क्या मिल रहे थे, प्रभावी रूप से मिल रहे थे। दूसरा, यहां पर किसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसे पक्षियों की जिसमें क्या मिल रहे थे, दंत मिल रहे थे,
ऐसे पक्षी जिनमें क्या मिल रहे थे, दंत मिल रहे थे। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके अंदर क्या मिल रहे थे, दंत मिल रहे थे। और क्या थे, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल कौन से थे, याद कर, मार्सुपियल वो मैमल्स थे जिनके अंदर शिशुधानी, जिनको हमने बोला था, जिनके ऊपर पाउच मिल रहा था, जिसके अंदर वो अपने शिशु को ढकते थे। तो इनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। इनकी तो हुई थी उत्पत्ति, और ये प्रभावी रूप से मिल रहा था कौन, डायनासोर्स। तो जो मूवी जो बनी थी कौन सी, जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी बनी थी, वो इस नाम पर बेस्ड क्यों थी, क्योंकि जुरासिक वो काल था या वो कल्प था जिसके अंदर डायनासोर्स प्रभावी रूप से मिलते थे। पक्षी आए थे जिनमें दंत मिल रहे थे। मार्सुपियल्स की उत्पत्ति हो गई थी, मार्सुपियल्स शिशुधानी स्तनधारी। नेक्स्ट इज क्रिटेशियस। कौन सा है, क्रिटेशियस है। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड आर्कियोप्टेरिक्स, यानी डायनासोर्स और वो जो पक्षी कौन सा था जिसमें दंत मिल रहे थे, उनकी क्या हो गई थी, एक्सटिंक्शन हो गया था। क्या, प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स, यानी ऐसे स्तनधारी की उत्पत्ति हुई जिनमें अपरा मिल रही थी। मॉडर्न बर्ड्स की उत्पत्ति हुई, एंजियोस्पर्म्स की उत्पत्ति, यानी 4 बिंदु आपने याद रखने, किसमें, क्रिटेशियस में। सबसे पहला बिंदु डायनासोर्स और आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर्स और आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। सर कैसे विलुप्त हो गए थे, कोई परफेक्ट रीजन हमें नहीं पता है, और हमारी बुक्स में भी यही बोला गया है कि हमें नहीं पता है कि कैसे हो सकता है, कोई उल्का पिंड गिरा हो, कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आई हो जिससे ये विलुप्त हो गए थे। दूसरा बिंदु बोल रखा है यहां पर, किसकी उत्पत्ति हुई थी, अपरा स्तनधारियों की। दूसरा बिंदु मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपरा स्तनधारियों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तीसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, पहला बिंदु डायनासोर्स और आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। फिर उसके बाद अपरा स्तनधारियों की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी। फिर उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है क्या बेटा जी, पक्षी आए थे। कौन से, जो अभी प्रेजेंटली जो पक्षी मिलते हैं, यानी पक्षियों की उत्पत्ति हुई थी। और लास्ट क्या, एंजियोस्पर्म्स की उत्पत्ति हुई थी। एंजियोस्पर्म्स की उत्पत्ति हुई थी, यानी 3 चीजों की उत्पत्ति याद रखनी है, एक तो अपरा स्तनधारी और एक पक्षी और एक एंजियोस्पर्म। इन 3 की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर और जो दंतयुक्त जो पक्षी जो थे जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या हो गए थे, विलुप्त। तो देखो सीरीज में याद रखना है, डायनासोर आए थे, उत्पत्ति हुई। डायनासोर और दंत वाले जो पक्षी हैं उनकी उत्पत्ति हुई। यहां पर प्रभावी रूप से मिल रहे थे, यहां खत्म हो गए थे, खत्म, इतनी सी बात थी। फिर यहां पर आपके मार्सुपियल्स भी आए थे। कौन आए थे, मार्सुपियल्स आए थे। और यहां पर आपके अपरा स्तनधारी आए थे। तो याद रखना यहां पर इस तरीके से ये 3 कल्प थे। कौन से, इस महाकल्प जिसका नाम है मीसोजोइक। ये था 5वां महाकल्प, ये था चौथा महाकल्प। ये थे हमारे बेटा जी यहां पर 3, पहला, दूसरा, तीसरा क्या थे, महाकल्प थे। चौथा वाला जो था जिसके 6 कल्प थे वो हमने यहां पर लिखा, पैलियोजोइक के 6 कल्प यहां पर लिखे हुए हैं। उसके बाद मीसोजोइक महाकल्प के 3 कल्प यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी, लास्ट इज सीनोजोइक। अगला जो है वो कौन सा है, सीनोजोइक। अब देखिए यहां पर मीसोजोइक हमने क्या बोला है, किसकी एज, रेप्टाइल्स का युग बोलते हैं इसको। किसका, इसको हम क्या बोलते हैं, सरीसृपों का, सरीसृपों का काल या युग बोला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहां पर कौन मिल रहे थे, इस महाकल्प में कौन मिल रहे थे, आपके सरीसृप मिल रहे थे। नेक्स्ट आखिरी जो है, छठा जो है महाकल्प। छठा महाकल्प यहां पर जरा नाम लिख दीजिएगा, जयगुप्ता नहीं कोई और था, यहां पर नाम लिख दीजिएगा। छठा जो महाकल्प जो है उसका नाम है सीनोजोइक। छठा जो है उसका नाम क्या है, सीनोजोइक है। सीनोजोइक जिसको हम क्या बोलेंगे, किसका युग चल रहा है, बर्ड्स का, मैमल्स का, एंजियोस्पर्म्स का। क्यों, क्योंकि प्रभावी रूप से इस महाकल्प में मुख्य रूप से कौन मिल रहे हैं, स्तनधारी मिल रहे हैं, पक्षी मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स मिल रहे हैं। तो मेजरली यहां पर किसकी उत्पत्ति हुई, मतलब मेजरली डोमिनेटिंग फॉर्म में यहां पर कौन मिल रहे हैं, सर, पक्षी, स्तनधारी और कौन मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। ये क्या मिल रहे हैं, प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। तो इनकी क्या बोला जाएगा, इनकी एज है, मतलब एज इन द सेंस इनका युग चल रहा है, किसका, इनका, पक्षियों का, स्तनधारियों का, एंजियोस्पर्म का, क्योंकि ये प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर सर इसके कितने कल्प हैं, देखिए अभी तक क्या हमने कल्पों को युग में बांटा, अभी तक नहीं। क्या यहां पर इस महाकल्प के यहां पर क्या थे, कल्प थे, क्या इन कल्पों के युग थे, नहीं। सिमिलरली यहां पर इस महाकल्प के ये 6 क्या थे, कल्प थे, क्या इनके युग थे, नहीं। यानी यहां पर कोई युग नहीं है, यहां पर कोई युग नहीं है। देखिए यहां पर इपोक खाली है, यानी युग खाली है, यहां पर इपोक खाली है, यानी युग खाली है। लेकिन ये वाला जो था कौन सा, ये वाला महाकल्प जो है, इस महाकल्प में कल्प जो है उसमें है क्या, यहां पर युग। यानी अभी तक युग सिर्फ और सिर्फ एक ही महाकल्प में मिल रहे हैं, जिसका नाम है सीनोजोइक। ठीक है जी, चले आगे आइएगा। अब यहां पर सीनोजोइक के 2 क्या है, यहां पर कल्प है। कौन से 2 कल्प है, एक का नाम है टर्शरी और एक का नाम है क्वाटरनरी। एक का नाम है तृतीय और एक का नाम है चतुर्थ। टर्शरी, क्वाटरनरी, एक है तृतीय और एक है चतुर्थ। एक है तृतीय और एक है कौन सा, चतुर्थ। ये 42893076, अरशद अली नहीं, बस यहीं से फोटो खींचो बस, गाली गलौज करने लग जाते तुम क्लास में हैं। हाँ जी, सीनोजोइक जिसके 2 क्या बेटा जी यहां पर कल्प है, एक है तृतीय और एक है चतुर्थ। तृतीय जिसको हमने क्या बोला है, टर्शरी, और इसको हम बोल रहे हैं क्वाटरनरी। ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी। पहले कौन टर्शरी, फिर कौन है यहां पर क्वाटरनरी। ठीक है, अब ये जो टर्शरी ये कौन है मेरे भाई, ये कल्प है, ये भी कल्प है। अब इस कल्प के टोटल 1 2 3 4 5 5 क्या यहां पर युग है, और इसके 2 युग हैं। अब आप में से कितने बच्चों को घोड़े का विकास याद आ रहा है, हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को घोड़े का विकास नाम याद आ रहा है, घोड़े का विकास, घोड़े का विकास याद आ रहा है। घोड़े के विकास में याद कर, घोड़े के विकास में कोई ईओहिपस, मीजोहिपस, मैरिकहिपस, प्लियोहिपस याद आ रहा है, याद करिए कुछ याद आ रहा है, ईओहिपस, मीजोहिपस, ओलिगोहिपस, फिर मैरिकहिपस, प्लियोहिपस याद आ रहा है, ऐसा कुछ वर्ड याद आ रहा है, देखो ईओ, ओलिगो, मियो, प्लियो, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, हाँ सर कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं यहां पर। हाँ, चलो यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। क्या ये याद करने हैं, देखिए अगर हमारी एनसीईआरटी की बात करें, हमारी एनसीईआरटी का जो डायग्राम जो है ये वाला, इस डायग्राम में केवल महाकल्प और कल्प बताए हुए हैं। क्या बता रखे हैं, महाकल्प और कल्प बता रखे हैं, और इस डायग्राम में भी महाकल्प, महाकल्प और कल्प बताए हुए हैं। देखो कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, तृतीय, चतुर्थ, यानी यहां पर युग नहीं बताया, कोई ईओसीन, मियोसीन, प्लियोसीन ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है, कोई ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ यहां पर, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ कल्प बता रखे हैं, युग नहीं बताए हुए, ये युग नहीं बताए हुए। तो टोटली डिपेंड्स, आप पे डिपेंड करता है कि आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं याद हो रहे तो सिंपल सा यहां पर इस युग के ये बिंदु याद कर लेना। ये अगर नहीं हो रहे हैं तो ज्यादा बर्डन ना लेकर आप सीधा ये बिंदु याद रख सकते हैं। क्या प्राइमेट की उत्पत्ति हुई, ईओहिपस की उत्पत्ति हुई, मोनोकॉट की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और एप्स,
उत्पन्न हुए किससे? मंकीज से, बंदरों से। एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस अपीयर्ड, यानी हमारे ह्यूमंस के ऐसे एंसेस्टर जो कपियों के समान थे वो उत्पन्न हुए थे। तो ये बिंदु आप सीधा टर्शरी में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये याद हो जाए, प्लियोसीन में प्राइमेट आए थे, इयोसीन में इयोहिपस आया, ओलिगोसीन में आपके मोनोकॉट्स आए थे, और बंदरों से क्या आए थे? कपी जैसे कपी आए थे। मियोसीन में कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लियोसीन में आपके ह्यूमंस अपीयर नहीं हुए थे, आपके एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, यानी हमारे ऐसे पूर्वज जो कपी समान थे वो उत्पन्न हुए थे। चाहे आप इनको ऐसे याद कर लो, चाहे आप डायरेक्टली याद करो, जैसा आपको सही लगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर तृतीय में क्या क्या हुआ था। सबसे पहला प्राइमेट की उत्पत्ति हुई थी। अब आप में से कितने बच्चों को याद है प्राइमेट कौन होते हैं? क्या आपने मानव जनन चक्र पढ़ा था? जब वहां पर हम लोगों ने आर्तव चक्र पढ़ा था तो वहां पर प्राइमेट्स बताए थे, याद आ रहा है? प्राइमेट्स कौन थे? प्राइमेट्स जिनका कपाल का आकार बड़ा होता है और जिनमें मादाओं में कौन से होते हैं? आप जानते हैं कौन सा चक्र होता है, ठीक है जी, आर्तव चक्र। हाँ जी। नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है? ईस्टस, मध्य चक्र होता है, ठीक है जी। प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई थी। और इयोहिपस यानी घोड़े का पूर्वज यहां पर उत्पन्न हुआ था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। मोनोकॉट्स की उत्पत्ति हुई थी, मोनोकॉट की उत्पत्ति हुई थी। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री, अगर आपको याद आ रहा हो, पढ़ा था हम लोगों ने, बीज पढ़े थे उसमें मोनोकॉट था। नेक्स्ट इज एंथ्रोपॉइड एप्स इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, यानी मंकीज से क्या आए थे? आपके एप्स लाइक कैरेक्टर आए थे, यानी बंदरों से क्या आए थे? कपी आए थे। और ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है। हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? कई बोलते बंदर थे, बंदर नहीं थे। हमारे जो पूर्वज थे वो कपी समान थे। कपियों के और पुराने जो कपी जो थे उनके जो पूर्वज जो थे वो कैसे थे? आपके मंकीज थे। ओल्ड एज मंकी, मॉडर्न एज मंकी, जैसे रीसस मंकी आपने नाम सुना होगा, आपने बबून नाम सुना होगा, ये मंकीज हैं। गोल्डन मंकी, ये नाम आते हैं, ठीक है। अभी बंदरों से किसकी उत्पत्ति हुई थी? कपी की उत्पत्ति हुई थी। बंदरों से किसकी उत्पत्ति हुई थी? कपी की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, और क्या आए थे सर? हमारे पूर्वज कपी समान, यानी मानव के पूर्वज कपी समान, मानव के कपी समान पूर्वज। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रामापिथिकस, जो आज पढ़ने वाले हैं, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये हमारे वो पूर्वज थे जो कपियों के जैसे थे, एप्स के जैसे थे। तो इनकी उत्पत्ति हुई थी कहां पर? इस कल्प में, जिसका नाम है तृतीय। ये चार बिंदु याद रखने किसमें? तृतीय कल्प में। नेक्स्ट, चतुर्थ कल्प जो है, इसके अंदर दो बिंदु याद रखने, सिंपल से। अब दो बिंदु कौन कौन से? सबसे पहला, हाँ, इसको आप याद रख सकते हैं, इसके दो युग को याद रख सकते हैं, प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन। एक है प्लीस्टोसीन और एक है होलोसीन। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? होलोसीन युग चल रहा है। अभी प्रेजेंटली जिस युग में अभी हम हैं वो कौन सा है? होलोसीन है, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैन, यानी मानव का युग चल रहा है, ह्यूमंस का, ठीक है, जिसमें हमारी सुप्रीमेसी है, यानी सुप्रीम रूप से, प्रभावी रूप से हम मिल रहे हैं, ठीक है। तो होलोसीन, ये क्या मेरे भाई? ये है हमारे युग। यहां पर पर्टिकुलरली मैंने युग लिखा है, ठीक है। अब याद करिए, हिम युग आपने नाम सुना होगा, हिम युग सुना, वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी मूवी में सुना होगा या कहीं सुना होगा, सोशल साइंस में सुना होगा, हिम युग। हिम युग नाम सुना? हिम युग आइस एज ऑफ ह्यूमंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइस एज ऑफ ह्यूमन, आइस एज ऑफ मैन। उस युग का नाम है प्लीस्टोसीन, याद रखना, उस युग का नाम है प्लीस्टोसीन, जिसको हम आइस एज बोलते हैं, जब इस पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, जिसमें हम मिल रहे थे, वूली में मौत मिल रहे थे, हम मिल रहे थे यहां पर, ठीक है। सो ह्यूमंस यहां पर अपीयर हुए थे, यानी किसकी उत्पत्ति हुई थी? मानव की उत्पत्ति। मानव की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति हुई थी और यहां पर मानव प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। इतनी सी बातें याद रखनी है आपने। इस महाकल्प के दो कल्प थे, तृतीय, चतुर्थ में युग याद रख लेना, तृतीय में युग मत याद रखना, कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें इयोसीन में कौन सा है, प्लियोसीन में कौन सा है, प्लीस्टोसीन में कौन सा है, मियोसीन में कौन सा है। तो सीधा बिंदु याद रखना। प्राइमेट की उत्पत्ति, मोनोकॉट्स की उत्पत्ति, बंदरों से कपी की उत्पत्ति, मानव के कपी समान पूर्वज की उत्पत्ति हुई थी। चतुर्थ में युग याद रखना, आइस एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिम युग बोलते हैं, जिसका नाम है, उस युग का नाम क्या होता है? हिम युग का नाम है प्लीस्टोसीन, जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। होलोसीन, जिसमें अभी प्रेजेंटली चल रहा है, जिसमें हम लोग मिल रहे हैं। हाँ जी सर, आगे कौन सा आएगा? डोलोसीन आएगा, जिसमें ह्यूमंस डोल जाएंगे। वेल, बहुत बढ़िया। ये था पूरा का पूरा जीटीएस। अब इस जीटीएस में, ये जीटीएस में यहां पर जो बिंदु लिखे हुए हैं, इन बिंदु को एक बार फटाफट यहां पर पढ़ते हैं। क्या बिंदु यहां पर लिखे हुए हैं? जल्दी से ध्यान से सुनते जाइए। अगर हम एक संक्षिप्त विवरण करते हैं तो सबसे पहले लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? प्रथम कोशिकीय रूप कितने साल पहले आया था? ये हम लोगों ने बात करी थी। 2 बिलियन वर्ष पूर्व क्या आया था? प्रथम कोशिकीय रूप आया था, और उसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोटोसेल, अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। ये सारे बिंदु आपने लिखने हैं। क्या 500 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी आज से 500 मिलियन वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब इनवर्टिब्रेट्स का। अकशेरुकी मींस इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो कितने साल पहले आए थे? 500 मिलियन वर्ष पूर्व। इस तरीके से याद रखना, 500 मैया। नेक्स्ट, जबड़े रहित मछलियां 350 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी। कौन? जॉलेस फिश जो थी, जॉलेस फिश जो थी वो कितने वर्ष पूर्व आई थी? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। कौन आई थी? जॉलेस फिश आई थी, ठीक है जी। उसके बाद समुद्री खरपतवार और कुछ पादप, ये रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वो पादप थे। जब धरती पर जंतु अस्तित्व में आए तब तक ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। क्या इस पृथ्वी पर पहले कौन आए थे? सर, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट आ चुके थे। उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई थी? जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। हाँ जी सर, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ले मेरे भाई, जूम कर ले। ये ले, विकास का संक्षिप्त विवरण दे रखा है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप आया था। जीवन की उत्पत्ति का बोलते हैं 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 3 बिलियन वर्ष पूर्व कौन आया था? जीवन का क्या आया था? प्रथम। 4 बिलियन वर्ष पूर्व जीवन या जीवन का प्रथम संकेत। 3 बिलियन वर्ष पूर्व जीवन का प्रथम रूप आया था। फिर उसके बाद जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट, 500 मिलियन वर्ष पूर्व कौन आए थे? अकशेरुकी आए थे, यानी इनवर्टिब्रेट्स आए थे। जबड़ाहीन मछलियां जो थी, जबड़ा रहित जो थी, 350 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी। ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले जीव जो धरती पर आए थे पादप थे कि जंतु थे? तो याद रखना, पहले कौन आए थे? धरती पर प्रकट हुए थे वो पादप थे। जब तक जंतुओं का अस्तित्व होता तब तक इस पृथ्वी पर पादप ही पादप फैल चुके थे। इस धरती पर खूब फैल चुके थे। कौन? आपके पादप। डन। ये सिंपल सा बिंदु है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल, इस पृथ्वी पर पहले प्लांट्स आ गए थे, प्लांट्स की उत्पत्ति हो गई थी, उसके बाद जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है जी। हाँ जी सर, प्लीज पहले मुर्गा आया कि अंडा आया? दोनों आएंगे बेटा, रुक जा। तेरे नीट में जब अंडे आएंगे तो पापा बेटा मुर्गा बनाएंगे, तेरे को फिर पता लगेगा अंडा आया कि मुर्गा आया, ठीक है जी। तो ये 3 बिंदु याद रखना बेटा, ये 3 बिंदु याद रखिएगा, ये वाला आराम से याद हो जाएगा कि पहले इस पृथ्वी पर कौन आया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, इक्तियोसॉरस ये कौन है? सारे बिंदु आ रहे हैं, एक एक करके बिंदु पर यहां पर।
हाँ जी, अगला बिंदु है मजबूत एवं सुदृढ़ पंख वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जिसको हमने सिलाकेंथ बोला था, जो विलुप्त हो चुकी है। सर ये क्या है सिलाकेंथ, क्या है समझने की कोशिश करें। सिलाकेंथ एक ऐसी मछली है जिसके पंख इतने मजबूत थे कि वो पानी से धरती पर आ जाती थी, धरती पर रहती फिर पानी में चली जाती, पानी में चली जाती धरती पर आ जाती, धरती से पानी, पानी से धरती। सर ये तो उभयचर जैसा लक्षण हो गया। बिल्कुल। तो जरा सोचिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या मजबूत सुदृढ़ पंख वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी, यानी ऐसी मछलियां जो धरती पर आ रही थी। लगभग कितने साल पहले मिल रही थी? 350 मिलियन वर्ष पूर्व मिल रही थी, जो 1938 में ऐसी मछली दक्षिण अफ्रीका में पकड़ी गई थी जिसको हमने बोला सिलाकेंथ, जिसे विलुप्त मान लिया गया है, जो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। डन, इतना सा बिंदु। दूसरा, ये सिलाकेंथ अथवा पाली पंख। अब आप मुझे बताइए पाली पंख का मतलब, आपका यकृत पालियों में बटा हुआ है, 2 पाली बटा हुआ, इतनी बात समझ में आती है? अरे भैया आपने लघु बीजाणु ध्वनि देखी थी, हाँ सर। परागकोश देखा था, द्विपाली तथा 2 पालियां थी। ऐसे में तैसे बोल रहा हूं, ये एक पंख है और ये एक पंख है। अब जरा सोच, इस पंख में कोई पाली नहीं है, इस पंख में 2 पाली है, ये पाली है, ये पाली। तो ऐसे पंख जो पाली युक्त होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पाली पंख बोलेंगे, लोब फिन्स बोलेंगे। तो ये जो सिलाकेंथ जो होती थी, इनके पंख जो होते थे, जो बहुत दृढ़ थे और पाली युक्त थे, यानी पालियों में बटे हुए थे। ये पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए जो जल एवं स्थल दोनों पर रहते थे। अभी तूने यही चीज सुनी, हमने क्या बोला? सिलाकेंथ जो थी, ये एक ऐसी मछली थी जो जरा सोच, मछली एक ऐसी मछली जो पानी से निकलकर जमीन पर आकर रह रही है, पानी से निकलकर जमीन पर आकर रह रही थी, यानी ये एक प्रकार का क्या होगा? क्या ये एक उभयचर होगा? सोचो, क्या ये उभयचर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यही चीज लिखी हुई है। सिलाकेंथ या पाली पंख वाली मछली जो थे, उनको पहले उभयचर प्राणी के रूप में मान रहे हैं, जो जल और थल दोनों पर रहते थे। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है, हमारे पास ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आधुनिक युग में प्राणी मेंढक और सेलामेंडर के पूर्वज कहलाती हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? जो आधुनिक युग में जो मेंढक मिलते हैं और जो सेलामेंडर मिलते हैं, इनके हम क्या मानेंगे? उसको पूर्वज ही तो मानेंगे। पहला पूर्वज उभयचर का किसको मानेंगे? जो जल से निकलकर स्थल पर आई। वो जो मछली जो थी उसको हमें मिली 1938 में, जिसका नाम है सिलाकेंथ बोला है। खत्म, इतनी सी बात। ये 2 बिंदु। तीसरा, उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित। अब उभयचर से क्या आए थे? सरीसृप आए थे। ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूखते नहीं है, यानी इनके जो अंडे जो होते हैं, जैसे एक उभयचर ने अंडा दिया और एक सरीसृप ने अंडा दिया। उभयचर जो अंडा देता है उसका कवच जो होता है बहुत पतला होता है, सरीसृप जो अंडा देता है उसका कवच बहुत मोटा होता है, इतना मोटा होता है कि उस पर प्रकाश की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ पाता है, तो वो अंडे अपने धूप में रख देते हैं। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कछुआ और मगरमच्छ या घड़ियाल को ही देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इस लाइन में इतनी सी बात बोल रखी है मेरे भाई कि उभयचर आ गए थे। हाँ सर आ गए थे, जैसे सिलाकेंथ आ गया था, उभयचर था। अब इसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई सर? सरीसृपों की उत्पत्ति। सरीसृपों की उत्पत्ति जो स्थल पर रह रहे थे। अब अगर स्थल पर रहना है उनको, तो कहीं ना कहीं उनके जो अंडे जो थे वो कैसे थे? कवच मोटे वाले थे। भाई पानी में तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, स्थल पर आ रहा है, धूप से टूट सकते हैं, तो उनका कवच जो था वो कैसा था? मोटा था। सब सेलामेंडर क्या है? गूगल पर देख ले सेलामेंडर कैसा है। सेलामेंडर क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? सेलामेंडर जो है उभयचर है। भैया इसको सेलामेंडर दिखाओ रे, दिखाओ इसको सेलामेंडर, दिखाओ जरा इसको सेलामेंडर। इसको तसल्ली है मेरे भाई, सेलामेंडर क्या है? लगाओ भैया सेलामेंडर। देख मेरे भाई, तू बोलेगा सर ये तो छिपकली है। बेटा है ये छिपकली, लेकिन ये एक प्रकार का उभयचर होता है। ये दिखने में कैसी है? दिखने में ये छिपकली जैसी है, लेकिन ये छिपकली नहीं है, छिपकली सरीसृप होती है। ये सेलामेंडर जो है एक प्रकार का उभयचर प्राणी होता है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये है चौथा बिंदु और 5वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट। साइनोप्सिड्स स्तनधारी समान आरंभिक सरीसृप थे, जिन्होंने स्तनधारियों को उत्पन्न किया। स्तनधारियों के समान आरंभिक सरीसृप थे, स्तनधारियों के समान आरंभिक सरीसृप थे। अरशद अली, ये लाइन समझ में आई आपको? स्तनधारियों के समान आरंभिक सरीसृप थे। आरंभिक सरीसृप जो स्तनधारियों के समान थे, यानी दोज रेप्टाइल्स वो रेप्टाइल्स जो किसके जैसे लक्षण दिखा रहे? स्तनधारियों के जैसे लक्षण दिखा रहे, जिनको हमने बोला साइनोप्सिड्स। ठीक है, जिन्होंने स्तनधारियों को उत्पन्न किया। अब इन्होंने किसको उत्पन्न किया? स्तनधारियों को। यानी ऐसे रेप्टाइल्स जो स्तनधारियों के लक्षण दिखा रहे हैं, उनसे आगे चलकर क्या आए थे? आपके स्तनधारी आए थे। ये कौन है? साइनोप्सिड्स, याद रखना साइनोप्सिड्स। सोरोप्सिड्स क्या होता है? छिपकली सदृश आरंभिक सरीसृप, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के डायनासोर, आधुनिक सरीसृप और पक्षियों को जन्म दिया। सर समझ में नहीं आया? मैंने एक लिखा साइनोप्सिड्स और एक लिखा सोरोप्सिड्स। साइनोप्सिड्स और एक लिखा सोरोप्सिड्स। ये सोरोप्सिड से आगे चलकर क्या बने थे? सरीसृप बने। और ये साइनोप्सिड से आगे चलकर क्या बने? स्तनधारी बने। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम ये बोलते हैं क्या? सरीसृपों से किसका निर्माण हुआ है? स्तनधारियों का। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? हम यही बोलते हैं ना कि स्तनधारियों की उत्पत्ति किससे हुई है? सरीसृपों से हुई है। ठीक है, अब ये जो साइनोप्सिड जो थे, ये ऐसे लक्षण दिखा रहे थे सरीसृपों के, मतलब साइनोप्सिड स्तनधारी के समान आरंभिक सरीसृप थे। क्या थे? स्तनधारी के समान आरंभिक सरीसृप, यानी ये है तो सरीसृप लेकिन स्तनधारी के समान थे। आरंभिक सरीसृप जो स्तनधारी के समान थे। अब जिनको अभी भी समझ में, देख सोरोप्सिड से क्या उत्पन्न हुए सर? सरीसृप चलते जा रहे एक ऐसा सरीसृप जो स्तनधारी के समान लक्षण दिखा रहा था। कौन? साइनोप्सिड। जिनसे कौन उत्पन्न हुए? स्तनधारी उत्पन्न हुए। लो जी, वापस से सुनेगा। सोरोप्सिड्स वो हैं जिनसे किसकी उत्पत्ति हुई? सरीसृपों की। अब सरीसृप पैदा हो गए, जैसे डायनासोर्स आ गए, आधुनिक सरीसृप जो हैं वो। ठीक है जी, ये सरीसृप उत्पन्न हुए, डायनासोर्स, ये आपके जितने भी सरीसृप थे। अब एक ऐसा सरीसृप आया जिसने स्तनधारियों के समान लक्षण दिखा, उसका नाम है साइनोप्सिड्स। और उसी साइनोप्सिड से आज की डेट में क्या है? स्तनधारी पैदा हुए। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, खत्म कर ला। तो साइनोप्सिड्स कौन? वो जिन्होंने आगे चलकर किसका निर्माण किया? स्तनधारियों का। सोरोप्सिड्स वो जिन्होंने आगे चलकर किसका निर्माण किया? सरीसृपों का। अब याद कर लेगा, सोरोप्सिड से कौन आए थे? सरीसृप एक ऐसा सरीसृप जो स्तनधारियों के समान लक्षण दिखा रहे थे, साइनोप्सिड। उन्हीं साइनोप्सिड से किसकी उत्पत्ति हुई है मेरे भाई? स्तनधारियों की। ठीक है जी, अब आप बोलेंगे सर पक्षियों का निर्माण किससे हुआ? ये जो साइनोप्सिड्स जो थे, इन्होंने सरीसृप तो बनाए,
ये साइनोप्सिड जो थे इन्होंने सरीसृप तो बनाए, साथ ही साथ पर यहां पर सौरोप्सिड छिपकली के जैसे आरंभिक सरीसृप थे जिनसे विभिन्न प्रकार के डायनासोर, आधुनिक सरीसृप तथा पक्षियों को जन्म दिया था। अब बता पक्षी कैसे है, खुद सोच, क्या लिखा होता है, सामने लिखा हुआ है। सौरोप्सिड छिपकली के जैसे थे, किसके जैसे थे, छिपकली के जैसे थे। क्या थे, सरीसृप थे, जिनसे क्या पैदा हुआ धीरे धीरे, एक दिन में नहीं है ना छिपकली से डायनासोर तुमने बना दिया, टाइम लगा ना। ऐसे सौरोप्सिड जो छिपकली जैसे थे उनमें म्यूटेशन चेंजेस आते 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 डायनासोर भी बने हैं, आधुनिक सरीसृप जो तुमको दिख रहे हैं वो भी बने हैं, और पक्षियों का भी निर्माण हुआ है। यानी वो जिन्होंने पक्षियों का एक तरीके से बोल सकते हैं पक्षियों को उत्पन्न करने के लिए रिस्पांसिबल कौन थे, सौरोप्सिड्स। आधुनिक सरीसृपों या सरीसृपों को उत्पन्न करने के लिए कौन थे, सौरोप्सिड्स। ऐसा सरीसृप जो स्तनधारियों का लक्षण दिखा रहा था, साइनोप्सिड जिनसे स्तनधारी आए थे। मतलब सर विकास होता गया और बदलते गए, यस सीधी सी बात है। डन, आगे बढ़ते यहां पर। अब यहां पर जो चीजें लिखी हुई है इनको फटाफट जल्दी से पढ़ते हैं और फिर मानव विकास को फटाफट खत्म करते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार और आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर सीधी सी बात है, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मैक्सिमम कौन मिल रहे थे, सरीसृप मिल रहे थे, जैसे डायनासोर, छिपकली और आर्कियोप्टेरिक्स, ये सारे। नेक्स्ट, विशाल पर्णांग यानी फॉर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले का भंडार बनते गए। यानी आज की डेट में जो आपको कोल जो मिलता है, पेट्रोल जो मिलता है, फ्यूल्स जो मिलते हैं, वो बेसिकली कहां से मिल रहे हैं, वो आपको जो भंडार जो मिल रहे हैं, कोयले के जो भंडार जो मिल रहे हैं, वो कहां से मिल रहे हैं। ये जो टेरिडोफाइट जो बहुत पहले हुआ करते थे, ये सारे के सारे धीरे धीरे क्या होते थे, मरते गए, जिनसे हमें कोयले के भंडार मिले हैं। कुछ सरीसृप याद रखना। अब आप बोलेंगे सर देखो यहां पर देखो, एक चीज समझने वाली बात है, देखो उभयचर से सरीसृप आ गए थे, हां सर आ गए थे। अब हिसाब से सरीसृप जमीन पर रहने चाहिए थे, हां रहने चाहिए थे। कुछ सरीसृप ऐसे थे जो वापस से पानी में गए, कुछ सरीसृप पुनः पानी में चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसे सरीसृप इक्थियोसॉरस के रूप में प्रकट हुए। एक बालक पूछ रहा था सर ये इक्थियोसॉरस कौन था, वापस से क्या, कुछ सरीसृप पुनः पानी में चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः क्या मछली जैसे सरीसृप कौन, इक्थियोसॉरस। यानी ऐसे सरीसृप, ऐसे रेप्टाइल्स जो मछली जैसे गुण दिखा रहे थे। अब आप मुझे बताइए क्या सरीसृप पानी में मिलते हैं? सर ये सब लिखना पड़ेगा कॉपी में। गजब है, ममता भारती यही पूछ रही है, डीडी आकांक्षा सिंह यही पूछे, सर क्या ये सब कुछ लिखना पड़ेगा कॉपी में? यस बेटा लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखना होता तो मैं आगे बढ़ा, चलो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखना तो बोल नहीं देता मैं, नहीं लिखना, लिखना है तभी तो बोल रहा हूं ये सब कुछ। क्या सरीसृप पानी में मिलते हैं? सोचो, क्या सरीसृप पानी में मिलते हैं? अरे भैया सांप पानी में मिलते हैं, ऐसे सांप होते हैं जो पानी में मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ मिलते हैं। तो जरा सोच, क्या सरीसृप पानी में गए होंगे? भाई हमने यही तो बोला, मछलियों से कौन आए, उभयचर। उभयचर जो पानी से जमीन पर आ गए थे हम, फिर उभयचरों से कौन आए, सरीसृप आ गए। सरीसृप जमीन पर रह रहे थे, जब उनकी प्रभाविता मिल रही थी तो कुछ ऐसे सरीसृप थे जो वापस पानी में गए और मछलियों जैसे यानी गलफड़े जैसे लक्षण दर्शाए, और ऐसे सरीसृप जो मछलियों जैसे गुण दर्शा रहे थे वो सबसे पहले सरीसृप जो थे वो थे इक्थियोसॉरस। तो बालक ये क्वेश्चन पूछा गया तेरे नीट में, और जिस बालक ने ये पूछा था कि सर इक्थियोसॉरस कौन थे, सर क्या आज भी पानी में सरीसृप मिलते हैं? हे भगवान, कछुआ नाम नहीं सुना तुमने? कछुआ कहीं मिलता, पानी में मिलता है, कौन है बेटा? कछुआ सरीसृप है, ठीक है। हाँ भैया, तो याद रखना इक्थियोसॉरस कौन थे, वो सरीसृप जो मछलियों जैसे गुण दर्शा रहे थे। याद रखना, जिसने पूछा था इक्थियोसॉरस क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, स्टार बना लीजिएगा। इक्थियोसॉरस कौन थे? पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। सबसे पहले जो सरीसृप जो मतलब सबसे पहले जो प्रभावित रूप से जो सरीसृप मिल रहे थे कौन थे? डायनासोर थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया नीट में, याद रखना, यहां से सबसे बड़ा जो डायनासोर था उसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स। कौन सा? टी रेक्स बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? टी रेक्स बोला जाता है, टी रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स। तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है टायरेनोसोरस, सबसे बड़ा डायनासोर जो हुआ करता था। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? अरे भैया जीवाश्म में मिले। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये उस मूवी में भी दिखाया गया, जुरासिक पार्क मूवी में भी, ठीक है। तो याद रखना सबसे बड़ा जो डायनासोर जो हुआ करता था वो कौन था? टी रेक्स। कितना लंबा था सर? 20 फुट ऊंचा था और सबसे विशाल डरावना दांत वाला था। याद रखना ये कौन सा? सिंपल टी रेक्स या टायरेनोसोरस रेक्स। याद रखना कौन सा? टायरेनोसोरस, टी रेक्स सबसे बड़ा आपका क्या था? ये था। ये दोनों बिंदु याद रखना। इक्थियोसॉरस कौन सा था? वो सरीसृप जो मछली जैसा गुण दिखा रहा था, पानी में मिल रहा था। टायरेनोसोरस रेक्स ये सबसे बड़ा डायनासोर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। अब हमें नहीं पता कैसे लिखा हुआ, हमें इसके किसी कारणों का पता नहीं है, हमें नहीं पता कैसे हो गए थे विलुप्त। शायद बोल रहा है वातावरण या जलवायु परिवर्तन ने इन्हें मार दिया, या उल्कापात के कारण मर गए, परंतु सत्य अभी भी अज्ञात है, वो हम नहीं जानते हैं। अब आप जो है इस पर मेरे को पता है, यहां पर बिना फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे तो इट्स बेटर कि यहां पर हमें ना पता है ना हमें कोई प्रूफ मिला है कि कैसे ये विलुप्त हुए। हो सकता है कोई उल्का पिंड गिर गया, ये खत्म हो गया, हो सकता है जलवायु में परिवर्तन आ गया, हो सकता है ये मर गए हो, हमें नहीं पता। इसलिए हमने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर बुक्स में सत्य अभी तक ज्ञात नहीं है। तो आपने सीधा याद रखना सबसे बड़ा डायनासोर टी रेक्स था। सरीसृप वो सरीसृप जो आपके पानी में मिलता है इक्थियोसॉरस। बार बार मैं बोल रहा हूं, इन दोनों बिंदुओं को याद रखना। नेक्स्ट, उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में विद्यमान हैं क्या? उस युग में यानी 65 मिलियन वर्ष पूर्व या लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो आपके सरीसृप मिल रहे थे, क्या वो आज भी मिलते हैं? हाँ ऐसा मिलते हैं। और ये लाइन आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस में मिल जाएगी दोस्त, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएगा क्या कि जो उस युग में जो सरीसृप मिल रहे थे, कौन से युग में सरीसृप मिल रहे थे? दिमाग लगा, कौन से महाकल्प में सरीसृप मिल रहे थे? देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देगा। महाकल्प का नाम क्या था जिसमें रेप्टाइल्स मुख्य रूप से मिल रहे थे? उस महाकल्प का नाम क्या था जिसमें रेप्टाइल्स मुख्य रूप से मिलते थे? हाँ जी सर, चैप्टर कब खत्म होएगा? आज ही होगा बेटा, मीजोजोइक, ठीक है जी। तो मीजोजोइक महाकल्प में जो आपके सरीसृप मिल रहे थे वो आज के दौर में भी विद्यमान है। लास्ट, सबसे पहला स्तनधारी प्राणी कौन था? श्रू था। इनके जीवाश्म छोटे आकार के थे। क्या ये याद रखना? बिल्कुल याद रखना। क्या ये क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया? हाँ सर पूछा गया। सबसे पहला स्तनधारी कौन था? ये नहीं पूछा कि वो सरीसृप जो स्तनधारी के गुण दिखा रहा था, वो तूने अभी भी साइनोप्सिड लिखा था। यहां पर पूछा गया सबसे पहला स्तनधारी कौन था इस पृथ्वी पर? ऐसा माना जाता है कौन थे? श्रू थे, जिसको हिंदी में मंजोरू क्या बोलते हैं? मंजोरू बोलते हैं। सर कैसे होते हैं श्रू? ये देख ऐसे होते हैं, ये है श्रू। सर चूहे जैसे दिख रहे हैं, ये श्रू है। श्रू श्रू श्रू, इनको हमारे यहां पर कुछ और नाम से बुलाया जाता है हाँ, छछुंदर। छछुंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है?
सुना है ना, फर्स्ट मैमल्स ऑन दिस अर्थ, याद रखना। सबसे पहले जो स्तनधारी जो थे वो कौन थे? शू थे। ठीक है जी, क्या ये मिलते हैं? ऑब्वियसली बात है, हाँ जी, चकचुंदर। ठीक है जी, चलें आगे, याद रखना सबसे पहले स्तनधारी जो थे वो कौन थे? शू थे, मंजोरू थे। ठीक है, मंजुलिका नहीं थी, मंजोरू शू थे। डन, आगे बढ़ते हैं, लास्ट बिंदु। स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं तथा अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरे के प्रति सतर्क एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। स्तनधारी जो होता है उनका विकास कहां पर होता है? माता के गर्भ में होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता जो होती है वो किसमें होती है? स्तनधारियों में ही होती है। जब सरीसृप की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे सरीसृप धीरे धीरे पृथ्वी से कम होते जा रहे थे तो इस पृथ्वी पर धीरे धीरे कौन बढ़ते जा रहे थे? स्तनधारी बढ़ते जा रहे थे। यानी यहां से यहां तक लाइन में कुछ ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहां पर बता दिया, जो बिंदु यहां पर इंपॉर्टेंट है। मछली जैसा सरीसृप इक्थियोसोरस, सबसे बड़ा आपका डायनासोर टी-रेक्स, सबसे पहला स्तनधारी श्रू। साइनोप्सिड्स कौन थे? सोरोप्सिड्स कौन थे? इक्थियोसोरस कौन था? टी-रेक्स कौन था? ये सिलेकेंथ कौन था? लोबोफिन्स जिसको हम बोलते हैं। याद रखना सबसे पहला उभयचर माना जाता था। ये चीजें जितनी भी बताई गई हैं ये सारी की सारी आपने नोट्स में भी लिखनी है और याद भी करनी है। डन, ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है ये वाले डायग्राम्स में। अब यहां पर ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया हुआ, सॉरी यहां पर प्लांट्स के बारे में बताया हुआ और यहां पर आपके एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। डन, अब बात करते हैं इसकी मानव विकास की। बेटा मानव विकास आइएगा, सीधा सीधा मानव विकास पर आते हैं। आखिरी भाग है इस चैप्टर का, मानव विकास में। सबसे पहले इस चित्र को सीधा सीधा आपने याद रखना है। क्या हमारे विकास की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा इवोल्यूशन कैसे कैसे किस तरीके से हुआ था देखिएगा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो आए थे, मतलब इस पृथ्वी पर हमारे विकास की बात करें तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस प्राणी से। ये एक कपी है। कौन है ये? कपी है। कौन है ये? कपी, कपी, कपी यानी एप है। एप जो बंदरों से उत्पन्न हुए थे पहले। ठीक है, उनमें से एक कपी है जिसका नाम है प्रोपियोपिथेकस। ध्यान से सुनना, कौन? प्रोपियोपिथेकस। प्रोपियोपिथेकस से उत्पत्ति हुई थी किसकी? प्रोकंसल की। सर ये नाम याद रखने, याद रख सकता है तो डेफिनेटली याद रखना, और मैं बोलूंगा याद रखना ये पूरा चित्र। प्रोपियोपिथेकस से किसकी उत्पत्ति हुई? प्रोकंसल की। अब ये प्रोकंसल कौन थे? ये भी कपी थे। रुक जा, होमो हैबिलिस, अरे रुक जा, शांति रख। प्रोपियोपिथेकस से कौन आए थे? प्रोकंसल। प्रोकंसल ये भी कौन थे? कपी थे। कौन थे? कपी थे। फिर इस प्रोकंसल से उत्पत्ति हुई किसकी? ड्रायोपिथेकस की, और साथ साथ रामापिथेकस की। क्या इस प्रोकंसल से उत्पत्ति हुई ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस? कई बुक्स में आपको प्रोकंसल से ड्रायोपिथेकस भी दिख जाएगा, रामापिथेकस भी दिख जाएगा। ये जो ड्रायोपिथेकस थे और ये जो रामापिथेकस थे, इनमें बस इतना सा अंतर था, इतना सा अंतर था। ये ज्यादातर अपना समय पेड़ों पर गुजारते थे, ये ज्यादातर अपना समय जमीन पर आकर गुजारते थे। बस ये भी कपी थे, ये भी कपी थे, याद रखना। ये भी एप्स थे, ये भी एप्स थे। डिफरेंस इतना सा था, डिफरेंस इतना सा था कि ये अपना ज्यादातर समय किस पर आकर गुजार रहे थे? सर जमीन पर। ये अपना ज्यादातर समय किस पर गुजारते थे? पेड़ों पर गुजारते थे। ठीक है, अब इनको बोला जाता है ड्रायोपिथेकस को कि आज के युग में जो कपी मिलते हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, गिबॉन, ये कौन है? आधुनिक कपी है। कौन? गोरिल्ला, चिंपैंजी, इनको क्या बोलते हैं? आधुनिक कपी बोलते हैं। इन आधुनिक कपियों के पूर्वज किसको कहा जाता है? ड्रायोपिथेकस को। किसको? ड्रायोपिथेकस को हम क्या बोलते हैं? आज के जो कपी जो मिलते हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, जो इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से। ठीक है जी, ठीक है, इस तरीके से जो चलते हैं। कौन? ड्रायोपिथेकस जो थे उनके क्या माने जाते हैं? पूर्वज माने जाते हैं। रामापिथेकस, रामापिथेकस जो है ये आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं। यानी हमारे पूर्वज जो है वो किसको माना जाता है? रामापिथेकस को माना जाता है। रामापिथेकस के बाद कौन आए थे? शिवापिथेकस। अब आपको नाम से सुनकर ऐसा नहीं लग रहा अरे राम, अरे शिव, ये नाम क्यों पड़ गए इनके? राम, शिव, और कोई क्यों नाम क्यों नहीं दिए? क्योंकि बेसिकली इनके जो फॉसिल्स जो मिले थे, इनके जो जीवाश्म मिले थे वो हमारे भारत में शिवालिक हिल्स हैं। कौन सी हिल्स हैं? कौन सी हिल्स? हिल्स मतलब आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, कौन सी शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर इनके क्या मिले थे बेटा जी? आपके वो जीवाश्म मिले थे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? एक का नाम रामापिथेकस, एक का नाम शिवापिथेकस पड़ा। शिवापिथेकस के बाद आए थे कौन? केनियापिथेकस। केनिया में ऑब्वियसली बात है, केनिया में जो हिल्स होंगी वहां पर। केनियापिथेकस के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब मेरी बात को गौर से सुन, तेरी एनसीईआरटी में ना ये लिखा हुआ है, ना ये लिखा हुआ है, ना ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रामापिथेकस लिखा हुआ है। मैं हाईलाइट कर देता हूं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है जी, हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, रामापिथेकस लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। यानी नीट में जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बन सकता है। रामापिथेकस लिखा हुआ है, शिवापिथेकस नहीं लिखा हुआ, केनियापिथेकस नहीं लिखा हुआ, सीधा किस पर? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हमारी एनसीईआरटी में होमो हैबिलिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? होमो हैबिलिस लिखा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में होमो इरेक्टस लिखा हुआ है, उसके प्रकार नहीं लिखे हुए। होमो इरेक्टस लिखा हुआ है, उसके प्रकार नहीं लिखे हुए। हमारी एनसीईआरटी में होमो सेपियंस लिखा हुआ है, होमो सेपियंस लिखा हुआ है, जिसमें आपका निएंडरथल मैन लिखा हुआ है, निएंडरथल मैन। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब वापस से सुनना, हमारा उत्पत्ति कैसे कैसे। देख ये थे कपी, इन कपियों से ये कपी आए, प्रोपियोपिथेकस से प्रोकंसल, प्रोकंसल से ये दोनों ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस से कौन उत्पन्न हुए? धीरे धीरे आज के युग के कौन? कपी। रामापिथेकस से हमारी उत्पत्ति होने वाली, लेकिन किस क्रम में? रामापिथेकस से शिवापिथेकस, शिवापिथेकस से केनियापिथेकस, केनियापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से कौन है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तीन प्रकार के थे, कौन कौन से? सबसे पहला जावा मैन, फिर पीकिंग मैन, फिर हेडलबर्ग मैन। याद रखना, क्रम याद रखना, जावा, पीकिंग, हेडलबर्ग। ठीक है, फिर होमो इरेक्टस के बाद कौन है? होमो सेपियंस। आप बोलते हैं ना हम होमो सेपियंस है, हम होमो सेपियंस एक समूह का नाम है। याद रखना, होमो सेपियंस एक समूह का नाम है जिसमें तीन प्रकार के मनुष्यों को रखा गया। कौन कौन सा? निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नॉन मैन और होमो सेपियंस सेपियंस। हम है कौन? होमो सेपियंस सेपियंस। आधुनिक मनुष्य जो है उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये तो था एक ओवरव्यू। क्या था? एक ओवरव्यू, और ये ओवरव्यू आराम से याद हो जाएगा अगर आप 1 से 2 दिन इसको लगाएंगे याद करने में। प्रोपियोपिथेकस, प्रोकंसल, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस आधुनिक क्या है हमारे जो एप्स हैं उनकी उत्पत्ति, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, जावा, पीकिंग, हेडलबर्ग। फिर उसके बाद होमो सेपियंस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, होमो सेपियंस सेपियंस। ये पूरा आराम से क्रम याद हो जाएगा और कोशिश करिएगा इसको याद रखने की। ठीक है, हाँ जी सर, फ्यूचर में फ्यूचरलिस्ट होमो सेपियंस। हाँ, एक डॉक्टर शिपेरो नाम से एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया फ्यूचरलिस्ट होमो सेपियंस आएगा जिसमें 3 क्या होंगी? उंगलियां होंगी, सिर जो होगा डोम होगा, बड़ा सा होगा। इस तरीके से उन्होंने कल्पना कर ली कि फ्यूचर में जो ह्यूमंस जो होंगे वो किस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे भाई, यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम यहां पर एक चीज यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। हाँ जी सर जी, इनकी फोटो नहीं है? है बेटा, फोटो है, ये देखिए फोटो, मेरे फोटो और तेरी फोटो, ये देखिए तेरी फोटो, ये तेरी फोटो। हाँ जी, चलें आइए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले प्रोकंसल की।
किसकी बात करते हैं? प्रोकंसल की। उससे पहले ऊपर लिखा हुआ बेटा जी, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक प्राइमेट की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस की उत्पत्ति लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है जी। अब ये जो ड्रायोपिथेकस जो थे, साफ साफ लिखा हुआ देखना, यहाँ पर ड्रायोपिथेकस को आधुनिक युग के कपी के समान पूर्वज माना जाता है। लिखा हुआ है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर अंडरलाइन कर लेना। कौन? ड्रायोपिथेकस जो थे उनको हम क्या मान रहे हैं? आधुनिक जो कपी जो है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबॉन, ये हमारे 4 आपके कपी जो अभी जिंदा है, इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं, उनके एंसेस्टर किसको माना गया? ड्रायोपिथेकस। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये पॉइंट याद रख लेना, नोट्स में लिख लेना। सर अच्छी वाली फोटो, एक काम कर गूगल खोल और वहां पर देख लो अच्छी वाली फोटो। ठीक है, इतना समय नहीं है तो फोटो दिखाने लगूंगा यहाँ पर, चीजों को पढ़ ले बेटा। यहाँ पर हमारी जिज्ञासा खत्म नहीं होती, फोटो दिखा दो सर, फोटो तृप्ति मिल जाएगी। ले मेरे भाई तू फोटो ले यार, तू ले भैया। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस ले मेरे भाई। ड्रायोपिथेकस कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? कैसा लगा? मजा आया ड्रायोपिथेकस देख के? अच्छा लगा? ड्रायोपिथेकस दिख रहा है? मस्त। चले आगे, ये भी अच्छा लग रहा है? लग रहा है ड्रायोपिथेकस? ठीक है, ओके। सर बंदर लग रहा है? बंदर नहीं, कपी है, कपी है, पूछ नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो ड्रायोपिथेकस किसके पूर्वज माने जाते हैं? आज के आधुनिक जो हमारे कपी है उनके पूर्वज माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनका शरीर अर्ध ऊर्ध्व था। अर्ध ऊर्ध्व मतलब उर्ध्व, इरेक्ट। अर्ध मतलब ऐसे, इस तरीके से, ऐसे जो चलते थे। ठीक है जी, अर्ध ऊर्ध्व टाइप का। ठीक है, घने बाल युक्त था। कैसे बाल युक्त था? घने, पूरे शरीर पर बाल थे। जबड़े यू आकार के थे। मुझे बता तेरे जबड़े कैसे हैं? कुत्ते के अंदर ऐसे होते हैं, हमारे अंदर ऐसे यू आकार के होते हैं, सी आकार के होते हैं। जरा सोच, दिमाग लगा, आपके अंदर जबड़े जो है वो कैसे हैं? सोचो, आपके अंदर जबड़े जो है आपके अंदर सी आकार के हैं कि यू आकार के हैं? बेटा आपने कुत्ते को आज ध्यान से देखना, किसी कुत्ते को पकड़ना, उसका मुख देखना और देखना उसका जबड़ा जो होगा वो कैसा होगा? सी आकार का होगा। सॉरी, उसका यू आकार का होगा। हमारा कैसा होता है? सी आकार का होता है। इस कंडीशन को बोला जाता है प्रोगनेथस, इसको बोला जाता है ऑर्थोगनेथस। ये वर्ड दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूं। ये देख, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है प्रोगनेथस, चेहरा जिसमें आपके यू आकार के जबड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोगनेथस। ये सब कुछ स्लाइड में मिल जाएगा। यू आकार के जबड़े प्रोगनेथस, सी आकार के जबड़े ऑर्थोगनेथस। लिखा हुआ स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ, चीज को समझना है। हमारे कैसे होते हैं? ऑर्थोगनेथस, सी आकार के। और कुत्ते के अंदर और हमारे जो पूर्व जो हुआ करते थे कपी के अंदर कैसे होते हैं? प्रोगनेथस होते हैं, यू आकार के होते हैं। तो इनके अंदर यू आकार के क्या थे? जबड़े थे, नुकीले और लंबे लंबे दांत थे और ये शाकाहारी थे। कैसे थे बेटा? ये शाकाहारी थे। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट, अब जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो क्या? कि रामापिथेकस जो थे, याद रखना कौन से? रामापिथेकस जो थे। देखो, रामापिथेकस जो थे वो ज्यादातर अपना समय किस पर गुजारते थे? मैंने आपको बताया था, यहां पर देखना, अभी लिखा हुआ है। चलो उससे पहले, हां जी, ड्रायोपिथेकस ज्यादातर अपना समय किस पर गुजारते थे? मैंने तेरे को बताया था, ड्रायोपिथेकस ज्यादातर अपना समय किस पर गुजारते थे? वृक्षों पर गुजारते थे। साफ साफ लिखा हुआ है, ड्रायोपिथेकस ज्यादातर अपना समय किस पर गुजारते थे? हाँ जी, किस पर गुजारते थे? वृक्षों पर गुजारते थे। चलिए, इसके बाद कौन है? रामापिथेकस, फिर शिवापिथेकस। और मैंने क्या बताया था? इनके जीवाश्म कहां पर मिले थे? इनके भारत में जीवाश्म मिले थे, शिवालिक पहाड़ियों पर खोजे गए थे। भारत में जो शिवालिक पहाड़ियां वेस्ट बंगाल की तरफ जो है वहां पर खोजे गए थे। केनियापिथेकस, केनिया में खोजे गए थे। इनके क्या खोजे गए थे? जीवाश्म खोजे गए थे। ये क्रम याद रखना है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस। ड्रायोपिथेकस से कौन बने थे? मैंने अभी तेरे को बता दिया। ड्रायोपिथेकस से कौन बने थे? आधुनिक जो कपी मिल रहे वो बने थे। रामापिथेकस जो हमारे पूर्वज थे, जो ज्यादातर समय कहां पर गुजारते थे? जमीन पर गुजारते थे। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। इन्हें मानव के पूर्वज माना जाता है। ये लक्षण में ड्रायोपिथेकस के जैसे थे, ये भी ड्रायोपिथेकस के जैसे थे, यानी कपी थे, परंतु अधिकांश समय जमीन पर व्यतीत करते थे। रामापिथेकस आधुनिक मनुष्य जैसे तथा ड्रायोपिथेकस वन मानुष जैसे थे। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। रामापिथेकस जो थे उनके अंदर जो गुण जो थे वो कैसे आए थे? आगे चलकर यही रामापिथेकस आगे चलकर किसका निर्माण किया मेरे भाई? हमारा, है ना। और ड्रायोपिथेकस ने किसका निर्माण किया है? एप्स का, कपियों का, वन मानुष का निर्माण किया था। डन, यहां तक की बात। हाँ जी सर, कन्हैया कुमारी में खोजा गया था। क्या लिख रहा है मेरे भाई? कन्याकुमारी, कन्हैया कुमारी। चलिए डन। अब इसके बाद असली चीज पर आजा, जहां से क्वेश्चन बनेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कहां से क्वेश्चन बनेगा? आपकी एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है। कौन? आपका कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा। कहां से बनेगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बनेगा। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या क्या याद रखना, ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक का जिसका नाम था रेमंड डार्ट, उसने साउथ अफ्रीका में एक जगह है टुआंग, ध्यान से सुनना। रेमंड डार्ट नाम से एक वैज्ञानिक है जिसने साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है टुआंग। वहां पर टुआंग जगह पर जो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों में 5 साल के बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म उनको मिला था। क्या सर? वापस से सुनना। साउथ अफ्रीका में टुआंग जगह है जहां पर एक वैज्ञानिक जिसका नाम है रेमंड डार्ट, उन्होंने 5 से 6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी का क्या मिला था? उनको जीवाश्म मिला था, जिसको नाम दिया गया था टुआंग बेबी। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में प्रीवियस ईयर में, अभी नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। टुआंग बेबी किसका नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम है, याद रखना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को इनिशियली क्या नाम दिया गया था? टुआंग बेबी नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि टुआंग जगह पर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म मिला था। 5 से 6 साल के बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, उसको नाम दिया था टुआंग बेबी। बाद में इसको नाम दिया गया था क्या बेटा? अफ्रीकन एपमैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस याद रखना, भूलना जाइएगा टुआंग बेबी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप ये सोचते हैं क्या कि ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए? नहीं मेरे भाई, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये कहां पर थे? पूर्व अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे या पूर्व अफ्रीका में रहते थे। नाम में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये अफ्रीका में पैदा हुए थे, अफ्रीका में रहते थे। याद रखना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये याद रखना। ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब अगला बिंदु, सर ये क्या करते थे? बेटा ये फलों को यूज में लेते थे खाने के रूप में, शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे। सर शिकार करते थे तो मांसाहारी थे? नहीं, सोच, जानवर है, जानवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पत्थरों से मार देते थे, यानी शिकार करते थे। लेकिन खाते क्या थे? फल खाते थे। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन भी तुमको मिल जाएगा तुम्हारे नोट्स में। याद रखना, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे नोट्स में कि फलों को खाते थे और शिकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सारे बिंदु लिखने हैं तुमने। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब याद रखना, इनको कपी तथा मानव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। क्या? ह्यूमंस और एप्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। ह्यूमंस और एप्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर ह्यूमंस के गुण भी थे और कपियों के गुण भी थे। अब सर ह्यूमंस के कौन से गुण थे, कपियों के कौन से गुण थे? आइएगा, सबसे पहले हम यहां पर कपियों के गुण देख लेते हैं। इस सर कपी के कौन से गुण थे? सबसे पहली चीज, इनकी कपाल क्षमता 600 सीसी थी। अब ये 600 सीसी क्या होती है? सोचिए, तेरा कपाल है, हां सर, इसके अंदर कौन है? सर मस्तिष्क है। अब इस मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? कपाल क्षमता। सर वापस से बताइए, मैंने बोला ये तेरा कपाल, तूने बोला ठीक है। अब इस कपाल के अंदर मैं बोल रहा हूं 600 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या है? एरिया है। क्या? सीसी मींस 600 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बोल दे, इतना एरिया है जिसके अंदर क्या आ जाएगा? ब्रेन आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? क्रेनियल कैपेसिटी कहलाएगी, कपालीय क्षमता कहलाएगी। हाँ जी, आयुष नाम देख चुपचाप यहां पर पढ़ ले एक बार। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं
आकांक्षा सिंह आप नहीं मानोगे, डीडी आकांक्षा सिंह है, नहीं मानोगे? अरे मानोगे कि नहीं मानोगे तुम लोग? हैं ढीठ हो बिल्कुल ही। सर क्यूबिक कैपेसिटी, अरे मेरे भाई क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्षमता। थोड़ा तो अक्ल लड़ा ले यार, क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? क्यूबिक क्यूबिक कैपेसिटी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया जिसके अंदर, अरे भैया ये जो होता है कपाल, इसकी हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम। अब ये क्रेनियम के अंदर कौन होता है? मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क को धारण करने की क्षमता, क्रेनियल क्षमता। बस तो यहां पर जो क्रेनियल क्षमता जो थी वो कितनी थी? हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 650 से 800 लिखा हुआ है, देखिएगा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, हमारी एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है? 650 से कपाल गुहा क्षमता। हाँ मेरे भाई कपाल गुहा क्षमता, ऐसे बोल दे यार, कपाल गुहा क्षमता। ठीक है जी, 650 से 800 लिखी हुई है। आप यहां पर कितनी लिखी हुई है? यहां पर यहां पर कितनी लिखी हुई है? 600 सीसी लिखी हुई है। अभी रुक जाओ। शरीर पर घने बाल थे, ये किसका करेक्टर है सर? कपियों का, फटाफट कंप्लीट कर। शरीर पर घने बाल थे, इनकी कपाल क्षमता कितनी मिली थी? 600 सीसी मिली थी। यू आकार का इनका जबड़ा था, यू आकार के जबड़े को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव जबड़ा बोलते हैं। नुकीले क्या थे? दांत थे, लंबे लंबे दांत थे। ये लक्षण थे कपाल जैसे, ये लक्षण थे कपियों के जैसे। मनुष्य के लक्षण कैसे थे? यहां पर ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप मुझे बताइएगा, कपी जो होते हैं चारों पाद का इस्तेमाल करते चलने के लिए, कभी आपने गोरिल्ला चिंपैंजी को देखा कैसे चलते हैं? देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे चलते हैं, या अपने आगे के दोनों हाथ और पैर इन दोनों को यूज में लेते हैं ना, दोनों को यूज में लेते हैं, हाथों को भी और पैरों को भी। ऐसा लोकोमोशन क्या कहलाता है? क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन। लेकिन अगर सिर्फ दो पश्चे पादों पर जब हम चलते हैं तो बोलते हैं बाईपेडल लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? बाईपेडल लोकोमोशन, द्विपादीय गमन। एक है चतुर्थ पादीय गमन, यानी चारों पादों का इस्तेमाल करके चलना। सुनने में हंसी आ रही होगी जो नहीं पढ़ने वाले उनको। और द्विपादीय गमन, दो पाद का इस्तेमाल करके चलना, यानी जो पश्चे पाद है उनका इस्तेमाल करके चलना, बाईपेडल लोकोमोशन। याद रखना, ये सबसे पहले थे, प्रथम आदिमानव थे जो सीधे खड़े हुए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अग्रपाद पश्चे पाद से छोटे थे, अग्रपाद पश्चे पाद से छोटे। तुमने गोरिल्ला चिंपैंजी को कभी देखा है? उनके जो आगे के जो हाथ जो होते हैं पैरों से बड़े होते हैं। ये चीज, हाथ जो होते हैं पैरों से बड़े होते हैं, लेकिन हमारे अंदर पैर हाथों से बड़े होते हैं। अब जरा सोचिए कौन से कैरेक्टर देख रहे हैं हम? मनुष्य के। मनुष्य का कैरेक्टर इनके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर क्या मिला? एक तो ये दोनों पैरों पर चलना स्टार्ट की, साथ ही साथ इनके हाथ जो थे वो पैरों से थोड़े से छोटे थे। ये कैरेक्टर किसका? मनुष्यों का कैरेक्टर है। अग्रपाद पश्चे पाद से क्या थे? छोटे थे, और इनके अंदर कशेरुक दंड स्पष्ट कटी व्रत युक्त थी। ठीक है, इनके अंदर जो कशेरुक दंड जो थी उसमें कटी अब क्या होती है हमारे पीछे? क्या होती है? लंबर कॉकेक्स। कटी कौन सी होती है यार, मेरे को भी याद नहीं। कशेरुक दंड स्पष्ट कटी व्रत, अच्छा कशेरुक दंड जो थी इसमें इस तरीके से क्या मिल रहा था? व्रत मिल रहा था, यानी कर्व मिल रहा था। अब ये जो कर्व जो होता है, याद रखना, ये जो कर्व जो होता है, कटी वाली जो होती है, लंबर वाला जो पोर्शन होता है, उसमें जब ये इस तरीके से कर्व मिलता है, इस कर्व के कारण हम क्या कर सकते हैं? सीधे खड़े हो सकते हैं। अगर ये कर्व नहीं होता, इस तरीके से वक्र नहीं होता है, तो हम यहां पर सीधे खड़े नहीं होते हैं, कई सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा काइफोसिस, स्क्लेरोसिस। चलो उसको साइड में रखते हैं, अभी ऊपर से जा रहा होगा। अभी सिर्फ इतना सा बेटा, रीढ़ की हड्डी में इस तरीके से नीचे एक घुमाव होता है। ये घुमाव के कारण, ये जो घुमाव जो होता है पीछे की तरफ, ये जो घुमाव जो होता है, ये हमारे अंदर कब आता है? जब हम लगभग 2 से 3 साल के होते हैं। ये घुमाव पैदा होता है हमारे अंदर जब हम 2 से 3 साल के होते हैं। याद रखना, हमारी जो वर्टिकल कॉलम होती है उसमें 2 घुमाव होते हैं, 2 घुमाव होते हैं। एक यहां पर होता है, पीछे की तरफ होता है। जैसे मैं ये इस तरीके से खड़ा हूं यार, ये कहां की बात कहां लेकर जा रहा हूं मैं अभी? ये इस तरीके से होता है, ये गर्दन है मेरी, ये गर्दन के अंदर, ये इस तरीके से, ये मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये आगे गर्दन के अंदर इस तरीके से, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर इस तरीके से पीछे जाता है। ये 2 कर्व होते हैं। कितने कर्व होते हैं? 2 कर्व होते हैं हमारे अंदर। ये जो पहला कर्व होता है, ये कब बनता है? जब बच्चा अपनी गर्दन हिलाना स्टार्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी गर्दन नहीं हिलती है, वो धीरे धीरे लगभग 4-5 महीने के बाद में उसकी गर्दन हिलना स्टार्ट होती है, तो ये कर्व बनता है। अगला कर्व कब बनता है? जब वो चलना स्टार्ट करता है। मैंने शायद 2-3 साल बोल दिया था, 2-3 साल तो नहीं, 1-1.5 साल में चलना स्टार्ट कर देता है, 1-1.5 साल में ही। तो ये लगभग 1-1.5 साल में दूसरा कर्व स्टार्ट होता है। चलने के लिए कर्व इंपॉर्टेंट होता है। ये कर्व जो था, ये यहां पर इसके अंदर पैदा हुआ था, बस इतनी सी बात है। हाँ, सो इनके अंदर जो कशेरुक दंड जो थी उसके अंदर व्रत पैदा हुई थी, इस तरीके से कर्व पैदा हुआ था, जिसकी वजह से ये बाईपेडल लोकोमोशन करना स्टार्ट होते। अगर ये याद ना रहे, सिंपल, मानव के जैसा लक्षण क्या था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में? बेटा इन्होंने बाईपेडल लोकोमोशन किया था, यानी दोनों पैरों पर चलना स्टार्ट किया था। इनके हाथ जो थे पैरों से क्या थे? छोटे थे। कपियों जैसा कैरेक्टर क्या था? इनकी खोपड़ी कपाल क्षमता जो थी कम थी। मानव की कपाल क्षमता ज्यादा होती है, 1400 सीसी के आसपास होती है। इनके अंदर कितनी थी? 600 सीसी थी। इनका जबड़ा जो था कैसी आकृति का था? यू आकृति का था। इनके अंदर ठोड़ी जो थी वो भी नहीं मिलती थी। याद रखना, इनके अंदर ठोड़ी जो होती है वो भी नहीं मिलती है। इनके दांत जो थे कैसे थे? बेटा जी नोकीले थे। इनके शरीर पर घने बाल थे, ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखना, इसको ट्वांग बेबी नाम दिया था इनिशियली। ये फलों को यूज में लेते थे और हथियार से शिकार करते थे। ये था हमारा सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात बनाएंगे बेटा यहां पर होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। होमो हैबिलिस जो थे, इन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों का औजार बनाना स्टार्ट किया था। देखो, एक ने पत्थर को फेंककर क्या किया था? शिकार किया। एक ने पत्थरों को घिस कर उसके नुकीले क्या बनाए थे? औजार बनाए थे। तो पत्थरों के औजार बनाकर किसने किया था? होमो हैबिलिस ने। पत्थरों को यूज में लेकर शिकार किसने किया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। दो अलग अलग चीजें, एक मैंने पत्थर उठाकर मार दिया जानवर को और वो मर गया, दैट इज पत्थरों का यूज किया शिकार करने के लिए। एक मैंने बोला मैं पत्थरों को घिस कर क्या बना रहा हूं? हथियार बना रहा हूं शिकार करने के लिए। तो वो काम किसने किया था? होमो हैबिलिस ने किया था, याद रखिएगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? टूल मेकर मैन कहा जाता है, या हैंडी मैन कहा जाता है। टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार, यानी औजार बनाने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? आपके होमो हैबिलिस ने किया था, याद रखिएगा। ये मांस नहीं खाते थे और इनकी कपाल क्षमता 650 से 850 सीसी के आसपास थी। किसकी? 650 से 850 सीसी किसकी थी? होमो हैबिलिस की थी, याद रखिएगा। 600 सीसी किसकी थी बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की थी। 650 से 800 सीसी आपके होमो हैबिलिस की थी। प्लीज अपनी एनसीईआरटी में सही कर लीजिएगा, पुरानी एनसीईआरटी अगर होगी तो उसको सही कर लीजिएगा। 600 किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 650 से 800 किसकी? होमो हैबिलिस। प्लीज सही कर लीजिएगा, अगर गलत दे रखे तो सही कर लीजिएगा। हाँ जी, आभा शर्मा आपको क्लास से बाहर निकलना है क्या? है? हाँ जी, इनके जीवाश्म ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, किसने खोजे थे, क्या खोजे थे, ये गुफाओं में रहते थे, ठीक है, बस इतना सा याद रखना। क्या? होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस याद रखना। होमो हैबिलिस हमारे प्रथम मानव के समान पूर्वज थे, टूल मेकर मैन थे, टूल्स बनाए थे। हाँ जी, टूल्स बनाए थे, हैंडीमैन बोला गया था। 650 से 800 सीसी की कपाल क्षमता थी। फिर स्टार बना देता हूं, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। 650 से 800 किसकी? होमो हैबिलिस। होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की मत कर देना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, होमो हैबिलिस के बाद कौन आए थे? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थी, इनकी कपाली क्षमता कितनी है बेटा? अब हमारी एनसीईआरटी में होमो हैबिलिस की 650 से 800 याद रखनी। होमो इरेक्टस की 3 प्रकार है। कौन कौन से? मैंने आपको बताया था होमो इरेक्टस के कौन। एक है जावा मैन, एक है आपका पेकिंग मैन, एक है हेडलबर्ग मैन। आप तीनों याद रख सकते तो तीनों याद रख लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होमो
होमो इरेक्टस पढ़ सकते हैं बस। एनसीईआरटी से होमो इरेक्टस जो एनसीईआरटी लिखा है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में सारी चीज याद रख सकते हैं। क्या लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व ये मिलते थे पृथ्वी पर। इनकी कपाल क्षमता 900 सीसी के आसपास थी। कितनी थी? 900 सीसी इनकी क्या थी? कपाल क्षमता थी। किसकी? होमो इरेक्टस। अब याद कर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 600, होमो हैबिलिस 650 से 800, होमो इरेक्टस 900। ठीक है जी, डन, क्लियर है? यहां पर 900 सीसी इनकी क्या थी? कपालीय क्षमता थी। जिसका नाम लेता जाऊं उसको निकालते जाइए क्लास से बाहर, पलक तिवारी। ठीक है जी, जिसका नाम मैं लेता हूं उसको नोट करते जाइए, क्लास से बाहर निकालते जाइए। इनको पढ़ना नहीं है, इनको कॉपी पेस्ट करना है। करिए तुम कॉपी पेस्ट, तुमको ऐसी क्लास से बाहर निकालेंगे। 900 सीसी इनकी क्या थी? कपाल क्षमता थी। जो भी उल्टे सीधे कमेंट करें उनका नाम लिखते जाइएगा और मेरे को बता दीजिएगा लास्ट में। 900 सीसी इनकी क्या थी? कपालीय क्षमता थी। कितनी थी? 900 सीसी। और ये मांस खाते थे। क्या खाते थे मेरे भाई? मांस खाते थे। अब इनके क्या थे? 3 प्रकार थे। सबसे पहला जावा में खोजे गए थे। जावा जगह है जहां पर खोजे गए थे। सबसे पहले जिसने आग का प्रयोग किया था, बोलते हैं ना हमारे पूर्वज, जिसने पत्थरों को घिसकर आग लगाई थी, मतलब इन द सेंस आग का आविष्कार या आग को यूज में लिया था, तो वो कौन थे बेटा? जावा मैन थे। याद रखना, क्वेश्चन पहले नीट में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बहुत पुराना, लगभग 2010 से पहले के अगर आप पेपर देखेंगे नीट के, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि मानव का वो कौन सा पूर्वज था जिसने आग का इस्तेमाल किया था। तो याद रखना, जावा मैन वो थे जिसने आग का इस्तेमाल किया था। इन्होंने हड्डियों के औजार बनाए थे। आप लोगों ने देखा होगा हड्डियों के औजार भी बनाए जाते हैं, हड्डियों को घिसकर उसके औजार बनाए थे। किसने? जावा मैन ने। इनकी क्रेनियल क्षमता जो थी वो 900 सीसी थी बेटा जी यहां पर। और इनमें स्वयं जाति भक्षण मिल रहा था। स्वयं जाति भक्षण का मतलब क्या होता है? कैनाबिलिज्म, यानी अपने ही जाति के जीवों को खा जाना। याद कर, मैंने तेरे को बताया था कि कहीं ना कहीं कैनाबिलिक थी, यानी नरभक्षी, जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाए उनको हम क्या बोलते हैं? नरभक्षी, या जिनको हम क्या बोलते हैं? कैनाबिलिक बोलते हैं। तो ये कैनाबिलिज्म भी दर्शाते थे, यानी जो मनुष्य मर जाता था ये जावा मैन उस मनुष्य को खा जाते थे। एक बार स्टॉप करना उधर, इधर वाले नीचे जाना और जाते जाओ। ठीक है डन। यहां पर ये कौन था? हमारा जावा मैन था। नेक्स्ट ये हमारे जावा मैन थे, इस तरीके के थे। नेक्स्ट कौन आए थे? आपके पीकिंग मैन आए थे। पीकिंग मैन जो थे इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मांस पकाने में सुरक्षा में ना ये रहने देना, कोई जरूरत नहीं है। पीकिंग मैन बस नाम याद रखना। हेडलबर्ग ये भी सिर्फ नाम याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना सा। ना ये कुछ नहीं, सिर्फ नाम याद रखना। पीकिंग मैन नाम याद रखना। हेडलबर्ग इतना अपने आप को जोर मत देना, इनकी चीजें यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, ये भी हड्डियों के हथियार बनाते थे, काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, सारी चीजें हैं आई नो इसमें लिखी हुई है। आप सिर्फ नाम याद रखना। पीकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन, जावा मैन में जरूर याद रखना। आग का इस्तेमाल किसने किया था? जावा मैन ने। याद रखना, हड्डियों का इस्तेमाल किया था औजार के रूप में जावा मैन ने। कैनाबिलिक थे कौन? जावा मैन। क्रेनियल क्षमता 900 सीसी। इसके बाद केवल नाम याद रखना, पीकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लास्ट आता है कौन बेटा? होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमो सेपियंस याद रखना, होमो सेपियंस के 3 प्रकार है। कौन सा? सबसे पहला निएंडरथल मैन। याद रखना, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस इसका पूरा नाम है। इनकी क्रेनियल क्षमता कितनी थी बेटा? 1400 सीसी थी। और ऐसा माना जाता है 1 लाख से 40,000 साल पहले ये पृथ्वी पर आए थे। कहां पर? मध्य एशियाई देशों में। याद रखना, कौन से? ईस्ट एशियाटिक या ईस्ट एशिया जो देश जो है, एशिया में जो ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा, वहां पर ये आए थे। ठीक है, इनके जीवाश्म कहां पर खोजे गए थे? घाटी है जिसका नाम है निएंडरथल घाटी, वहां पर खोजे गए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? निएंडरथलेंसिस। क्या ये याद रखना है? नहीं। क्या याद रखना है सर? निएंडरथल मानव नाम याद रखना है, बस निएंडरथल मानव। और सीधा ये याद रखना क्या? 1400 सीसी इनकी क्रेनियल क्षमता। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारी भी लगभग इतनी ही मिलती है। क्वेश्चन फिर से नीट में पूछा जाएगा मानव के समान क्रेनियल क्षमता किसमें मिलती है? तो आधुनिक मानव के समान क्रेनियल क्षमता निएंडरथल मैन में मिलती थी। कितनी? लगभग 1400 सीसी। याद रखिएगा। हाँ जी, ये लिखना, हेडिंग डालिए निएंडरथल मैन, इनकी क्रेनियल क्षमता सीधी 1400 सीसी, ब्रैकेट में लिखेंगे आधुनिक मानव के समान। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये मध्य एशिया में इवॉल्व हुए थे। ये इतना सा पार्ट लिख सकते हैं बस। यहां पर ये लिख लेना कौन सा? पूर्व और मध्य एशिया में ये रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्व अफ्रीका, ये पूर्व एशिया। याद रखना, ये 2 जगह भी लिख लेना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका, ये कहां पर? ईस्ट और मध्य एशिया में। ठीक है, 1400 सीसी इनकी क्रेनियल क्षमता थी आपके कपाल की। हाँ जी, इन्हें अपने शरीर पर रक्षा के लिए जानवर की खाल का प्रयोग करते थे। आराम से याद कर लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पूर्वज जो थे जानवरों की खाल ओढ़ते थे, ये करते थे। अपने मृतकों के यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन से हमारे पूर्वज जो थे जो मरे हुए, यानी मृतक मानव, जैसे ये क्या करते थे? जो मर जाता था उसको जमीन में गाड़ते थे, उसके ऊपर फूल डाल देते थे। क्या करते थे? ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और किस पर विश्वास करते थे? कि आत्मा अमर है। क्या ये याद रखना? हाँ मेरे भाई, हाँ ये याद रखना है सर। जावा 1991 एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। 1991 में जावा मैन कैसे आ जाएंगे? सोचो, 1991 में तो मैं मिल रहा था, 1991 में जावा मैन कहां से आ जाएंगे? हाँ जी, अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और ऐसा मानते थे कि आत्मा अमर है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार बना लीजिएगा। क्रेनियल क्षमता 1400 सीसी, आधुनिक मानव के समान थी। और ये खाल के रूप में, जानवरों की खाल के रूप में जानवरों की खाल का उपयोग करते थे, अपने शरीर पर यूज में लेते थे। झोपड़ियों में रहते थे और ये सर्वहारी थे, यानी मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। यह है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। बोलने का केंद्र जिसको हम बोलते हैं ब्रोका क्षेत्र, याद रखना। हमारे ब्रेन में एक क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है ब्रोका क्षेत्र, याद रखना। ठीक है, अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे सिर में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क। इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रेमस्तिष्क, जिसके 2 गोलार्ध होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे यहां पर जो 2 सेरिब्रम जो होता है उसमें जो लेफ्ट वाला जो सेरिब्रम है, यहां पर मिलता है एक एरिया जिसका नाम होता है ब्रोका एरिया। यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा डेवलप कौन सा होता है? लेफ्ट वाला होता है। तो याद रखना, ये ब्रोका एरिया का कार्य क्या होता है? याद रखना, ये स्पीच के लिए रिस्पांसिबल होता है। यानी जब मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, ये चीजें जो बोल रहा हूं, ये सारी चीजें स्पीच के लिए, बोलने के लिए रिस्पांसिबल कौन सा एरिया होता है? ब्रोका एरिया। अगर ये मेरा ब्रोका एरिया खराब हो गया तो क्या होगा? बस ये हो जाएगा। डन। तो याद रखना, बोलने का केंद्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोका एरिया बोलते हैं। और भाषा का केंद्र जो होता है, लिंग्विस्टिक एरिया बोलते हैं उसको। ये यहां पर डेवलप हुआ था। किसमें हुआ था? सबसे पहले निएंडरथल मैन में डेवलप हुआ था। निएंडरथल मानव अभी नहीं मिलते हैं क्या? नहीं बेटा, अभी कैसे मिलेंगे आप मुझे बताओ। अगर अभी मिलेंगे, कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई, अभी मिलते हैं क्या? आज से लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले मिलते थे, मिलते हैं नहीं, मिलते थे। डन। तो याद रखना, निएंडरथल में क्या क्या याद रखना मेरे भाई?
पूर्व मध्य एशिया में मिलते थे। दूसरा, क्रेनियल क्षमता 1400 सीसी, किसके जितनी? आधुनिक मनुष्य जितनी। ये अपने जो मृत जो होते थे, साथी जो होते उनको जमीन में गाड़ते थे और विश्वास रखते थे आत्मा अमर है। जानवरों की खाल को यूज में लेते थे, झोपड़ियों में रहते थे, सर्वहारी थे और इनके अंदर स्पीच सेंटर, बोलने का केंद्र विकसित हुआ था, याद रखना। लास्ट इज बेटा क्रो-मैग्नॉन और इसके बाद फिर हम है। क्रो-मैग्नॉन में क्या क्या याद रखना है बेटा? इनकी सबसे ज्यादा, क्या ये याद रखना है मेरे भाई? बिल्कुल भूल मत जाना, अब तक मानव के विकास में सबसे ज्यादा क्रेनियल क्षमता इनकी पाई गई है। कितनी? 1650 सीसी, यानी 1600 से 1650 सीसी अधिकतम क्रेनियल क्षमता। ये क्वेश्चन मिल जाएगा सर। एनसीईआरटी में 1991 दे रखा है, आप खुद सोच लो बेटा, आपकी एनसीईआरटी क्या चाहती है आपके साथ में? सोचो, आपकी एनसीईआरटी बोली 1991 में मिल रहे थे जावा मैन, खुद सोच ले बेटा 1991 में जावा मैन मिलेंगे? हाँ हाँ भाई, 1650 सीसी थी बेटा जी इनकी क्रेनियल क्षमता, भूल मत जाना मेरे भाई। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे भैया देखते जाओ यहां पर कोई जो भी बातें कर रहा है। 1650 सीसी इनकी मैक्सिमम क्या थी? क्रेनियल क्षमता थी, याद रखना। और भूलना जाना, अब याद रखना, ये पहले हमारे पूर्वज थे जिनके अंदर ठोडी आई थी। ये पहले हमारे पूर्वज थे जिनके अंदर जबड़ा सी आकार का आया था, ऑर्थोग्नेथस आया था। ठोडी आई थी, ऑर्थोग्नेथस सी आकार का इनके अंदर जबड़ा आया था। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पालतू कुत्तों का प्रयोग किया था, डोमेस्टिकेशन, पशुओं का डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। आप लोगों ने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाओं के अंदर शिल्पकारी, बोला सुना है ना? अजंता एलोरा जो है वहां पर शिल्पकारी है किसी हमारे पूर्वजों की। ये थे वो जिन्होंने सबसे पहले चट्टानों में, सॉरी, गुफाओं के अंदर चित्रकारी करी थी, याद रखना, भूलना जाएगा। गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी जो करी थी वो सबसे पहले, स्कल्पचरिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो सबसे पहले इन्होंने करी थी। तो क्या क्या याद रखना है क्रो-मैग्नॉन में? एक बिंदु, सबसे ज्यादा क्रेनियल क्षमता इनके अंदर, पहला बिंदु। दूसरा, इनके अंदर सी आकार के जबड़े आ गए थे, कौन से? ऑर्थोग्नेथस बोलते हैं कंडीशन को। ठोडी इनके अंदर आ गई थी, याद रखना। इस तरीके से ये ठोडी आई थी, ठोडी। यहां पर इससे पहले ठोडी नहीं मिल रही थी। जबड़ा इनका कैसा हो गया था बेटा जी? यहां पर सी आकार का था। इससे पहले वालों के अंदर इस तरीके से यू आकार का मिला था, इनके अंदर कैसा आया था? सी आकार का आया था। पालतू कुत्तों को पाला था, या कुत्तों को पालना स्टार्ट किया था, या पशुओं को लालन पालन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। गुफाओं के अंदर चित्रकारी इन्होंने स्टार्ट करी थी। ये चार बिंदु सीधे सीधे यहां पर लिखने हैं। लास्ट लीस्ट कौन बच गया? हम। कौन? आधुनिक मानव। कौन? हमारी बात कर रहे हैं हम। कितने साल पहले उत्पन्न हुए थे? हिम युग में उत्पन्न हुए थे। कौन से युग में? हिम युग में। हिम युग का नाम क्या था? याद कर, आज ही तूने पढ़ा था, प्लीस्टोसीन। कौन सा युग था? प्लीस्टोसीन। अभी कौन सा चल रहा है? होलोसीन। प्लीस्टोसीन युग में हम उत्पन्न हुए थे, यानी हिम युग के दौरान हम उत्पन्न हुए थे। डन। अब कहां पर उत्पन्न हुए थे? अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और धीरे धीरे जगह जगह फैल गए थे। कहां पर उत्पन्न हुए? अफ्रीका। अब याद कर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी अफ्रीका। लेकिन कौन था एशिया में? याद रखना है, कौन था एशिया में? भूल मत जाना, एशिया में कौन था? ठीक है, अफ्रीका में हम विकसित हुए थे और धीरे धीरे जगह जगह फैल गए थे। ठीक है जी। इसके बाद भिन्न भिन्न प्रजातियां, ये नाम याद नहीं रखना, मंगलोइड्स, एस्ट्रोलॉइड्स और नेग्रोइड्स में विकसित हुए, नहीं ये याद नहीं रखना। सीधा अफ्रीका में विकसित हुए, लगभग 75 से 10,000 साल पहले हिमयुग के दौरान हम विकसित हुए थे। आज का जो मानव जो है उसकी कपालीय क्षमता कितनी होती है? 1300 से 1600 सीसी के बीच में, औसतन बोला जाता है 1450 सीसी। एक बालक बार बार पूछ रहा है सर हमारी कितनी सीसी है, हम कितने सीसी का इंजन है हमारे अंदर? तो बेटा 1350 से 1600, यानी एवरेज जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना कितना? 1450 सीसी हमारी क्रेनियल क्षमता है। किसके बराबर है? निएंडरथल की जितनी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी क्रो-मैग्नॉन की थी, याद रखना। हाँ जी, बाकी सारी चीजें सीधी सी, इनके अंदर ठोडी आ गई थी, इनके अंदर बोलने का केंद्र था, इनका ललाट छोटा था, शरीर पर बाल कम हो गए थे, जबड़ा जो है यू सी आकार का था, चेहरा ऑर्थोग्नेथस था। ये सारे बिंदु वही के वही आ गए जो इससे पहले किसमें आए थे? क्रो-मैग्नॉन के अंदर आ गए थे। वो सारी चीजें, बस एक चीज याद रखना, ये थे जिन्होंने कृषि स्टार्ट करी थी, सबसे पहले मनुष्य जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था लगभग 10,000 साल पहले, बस्तियां बसाना स्टार्ट किया था 10,000 साल पहले। कौन? आधुनिक मनुष्य में। ठीक है जी। देख मेरे भाई, यहां पर 1991 में जावा मैन नहीं डिस्कवर, जावा मैन नहीं मिलते थे, ये लिखा होगा 1991 में जावा मैन के फॉसिल्स डिस्कवर्ड होंगे, ऐसा लिखा होगा। ये मैं मान सकता हूं कि 1991 में जावा मैन के फॉसिल्स, जीवाश्म डिस्कवर्ड होंगे, ऐसा लिखा होगा। ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा हुआ है कि 1991 में जावा मैन के फॉसिल्स डिस्कवर्ड होंगे। कसम से यार, तुम यार बहुत ही भोंदू हो यार, इतना भोंदूपन भी अच्छा नहीं होता। हम जब पढ़ रहे थे जावा मैन, हाँ जी, इसमें क्या लिखा होता? 1891 में, इसको सही कर लीजिएगा, 1991 दे रखा होगा एनसीईआरटी में, है ना? हाँ ठीक है जी, डन। ये था बेटा जी हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन का विकास, और ये था हमारा विकास का चैप्टर। अब इस मेल्स में थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है साला सर। ठीक है जी, अब हम कल करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की, और कोशिश करेंगे जितनी हो जाएगी मैक्सिमम। और कल शायद आपकी वो बैकलॉग सीरीज वाली क्लास भी है 12 बजे, तो वो जो दूसरा पार्ट है वो भी करना है, और फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही करनी है। तो एक ही चीज कर पाएंगे भाई, या तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की करें, या उसका हम दूसरा पार्ट करें। ठीक है, एक काम करते हैं, सर अभी हमारी प्रजाति कब तक रहेगी? तू जीने देगा तब तक बेटा, तू तब तक जीने देगा तब तक रहेगी बेटा। हाँ जी सर, कल उसका परसों इसका, कल किसका परसों किसका बेटा, किसका कल और परसों किसका? सर इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग, फिर उसके बाद बायोटेक के दोनों चैप्टर। ठीक है, कल नया चैप्टर देखते हैं यार, एनसीईआरटी फिर लाइन बाय लाइन भी करानी है, और फिर ये भी करानी है। यार एक काम करना, एक बार आज इसके एनसीईआरटी एक बार पढ़कर देखना, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है तो बताना, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है तो बताना। अच्छा एक और चीज यार, इसको प्लीज आप ना 1991 मत करिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक है, ये 1891 ही होगा, 1991 नहीं होगा मेरे भाई, 1891 होगा, क्योंकि इसके बाद के जीवाश्म तो पहले खोज लिए थे, 90 से पहले खोज लिए थे। ये 1891 होगा, हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक बहुत होती है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। 1991 में खोजेंगे जीवाश्म, 1891 में खोजेंगे। हाँ जी सर, पहले मुर्गा आया अंडा, मैंने तेरे को भी क्या बोला था? तू अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तेरे आएगा अंडा और पापा मम्मी बना देंगे तेरे को मुर्गा, बोला था ना, बोला था ना। चलो जी, कल एक काम करते हैं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन करते हैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक, प्रभु हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, पहले अंडा आया मुर्गी, आज बेटा पहले मैं अंडा खाऊंगा, फिर मैं मुर्गी से जाकर पूछूंगा कि तूने पहले अंडा दिया था या तू सीधा मुर्गी बनकर आई थी। ठीक है, ओके बेटा, चलो।
चलिए, पहले मुर्गी आई थी, कैसे आई थी बताऊंगा।